कहानी की शुरुआत तगुमी के एक अजीब से एक्सपीरियंस से होती है, जहां वो बिल्कुल शून्य में तैर रहा होता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। बस इतना याद रहता है कि उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई थी, जैसे सब कुछ ब्लर सा हो। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है। तकुमी खुद को एक स्ट्रेंज सी जगह पर खड़ा पाता है। उसके सामने एक रूलर खड़ी होती है जो शांत आवाज में कहती है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिडगार्ड। आपको चुने गए हीरोज में से एक के रूप में यहाँ बुलाया गया है। वो आगे बढ़कर अपना परिचय देती है, मेरा नाम नॉन है। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो थोड़ी सी झिझक के साथ माफी मांगती है। आई एम रियली सॉरी, आपको गलती से समन कर लिया गया है। हमें आपकी जगह किसी और को बुलाना था। तकुमी कंफ्यूजन में उसे घूरता रह जाता है। थोड़ा घबरा कर कहता है, मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। नॉन गहरी सांस लेकर कहती है, मैं क्लियरली समझाती हूँ। हम मिडगार्ड की दुनिया में लाने के लिए हीरोज के एक ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप उन सिलेक्टेड लोगों में शामिल नहीं थे। वो आगे बताती है कि सिस्टम में मैल फंक्शन आ गया था और इसी वजह से तकुमी यहाँ आ गया। ये समनिंग रिचुअल काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि उनकी दुनिया के रूल्स और तकुमी की दुनिया के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ एक गलत समनिंग भी पूरे मिडगार्ड सिटी को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए जैसे ही नॉन ने देखा कि तकुमी गलती से बुला लिया गया है, वो उसे तुरंत यहाँ ले आई ताकि इस मिस्टेक को फिक्स किया जा सके। तकुमी तुरंत पूछता है, जो हीरोज मेरे साथ बुलाए गए थे वो कहाँ हैं? नॉन जवाब देती है, जो हीरोज सही तरह से समन हुए हैं वो अब सिडोनिया एम्पायर में हैं। तकुमी थोड़ा उदास होकर कहता है, तो क्या आप मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकती हैं? नॉन का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि जवाब अच्छा नहीं होगा। वो कहती है, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकती। उसकी आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन साफ महसूस होती है। सिस्टम रैंडम लोगों को चूज करता है और बार बार गलतियां करता रहता है। तकुमी थोड़ी देर चुप रहकर कहता है, तो फिर बताओ, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं? मुझे क्या करना चाहिए? नॉन शांत रहकर जवाब देती है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मिडगार्ड की दुनिया में ढल जाओ और यहीं रहना सीखो। लेकिन मैं तुम्हें सिडोनिया एम्पायर नहीं भेज सकती, क्योंकि वो इस वक्त एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। इसीलिए वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके तकुमी को एक पीसफुल जगह भेजने का फैसला करती है। वो कहती है कि ये दुनिया उसके लिए एक मैजिकल वर्ल्ड होगी जिसका वो पूरा मजा ले सकता है। तकुमी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर्स, डीमंस और ड्रैगन्स भी होंगे? नॉन हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देती है, हाँ, लेकिन टेंशन मत लो, मैं अपनी मैजिक से तुम्हारी मदद करती रहूंगी। इसी पल तकुमी अपने स्टैट्स देखता है। इस दुनिया में उसकी एज 17 साल होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं होता। नॉन समझाती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, कॉम्बैट स्किल्स या प्रोडक्शन स्किल्स। कॉम्बैट में स्वॉर्ड्समैन, मेज, वॉरियर और हंटर आते हैं। प्रोडक्शन में हर्बलिस्ट, एल्केमिस्ट और फार्मर जैसी स्किल्स होती हैं। तकुमी बिना ज्यादा सोचे सिर हिला देता है, मुझे कॉम्बैट स्किल्स नहीं चाहिए, मुझे कोई ट्रबल नहीं चाहिए, प्लीज मुझे प्रोडक्शन स्किल्स दो। नॉन अपनी मैजिक को गैदर करती है और तकुमी को एबिलिटीज देती है। इनका सही यूज करना ये तुम्हें इस दुनिया में सरवाइव करने में मदद करेंगी। उसके बाद वो तकुमी को अपनी जर्नी शुरू करने के लिए एसगार्ड नाम की जगह पर भेज देती है। जब तकुमी नई दुनिया में पहुंचता है और पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसका अपीयरेंस पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अपना बैग खोलता है। अंदर उसे टूल्स, एक नाइफ, थोड़ा फूड और कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। फिर वो अपनी एबिलिटीज चेक करता है। वो अभी भी सिर्फ लेवल 1 पर होता है, लेकिन अब उसके पास ऐसे स्किल्स होते हैं जो उसे मदद कर सकते हैं। ये सारी एबिलिटीज नॉन ने समनिंग मिस्टेक के लिए अपॉलॉजी के तौर पर दी होती हैं। तकुमी धीरे से कहता है, चलो इन पावर्स को टेस्ट करते हैं। वो फायर मैजिक ट्राई करना चाहता है, लेकिन जंगल में आग लग जाने के डर से रुक जाता है। फिर वो वाटर मैजिक, उसके बाद विंड मैजिक और फिर स्टोन बुलेट्स टेस्ट करता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। इन नए स्किल्स ने उसे एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया होता है। तभी एक फीमेल धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं सिडोनिया एम्पायर की फर्स्ट एम्प्रेस हूँ, मेरा नाम एलिजाबेथ है। उसके पास खड़ी एक यंग गर्ल एलिजाबेथ को लगातार देखती रहती है। उसकी आंखें डर से कांप रही होती हैं। अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसने एक नया स्किल अनलॉक किया होता है, रेवलेशन। एम्प्रेस की तरफ सीधा देखते हुए वो घबराकर बड़ी मुश्किल से कहती है, वो डेंजरस है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यहीं से सीन वापस तकुमी पर शिफ्ट होता है, जो अभी अभी बर्ग विलेज पहुंचा होता है। गांव के लोग उसे बहुत वार्मली वेलकम करते हैं और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत ही काइंड इंसान है, वो कहते हैं। वो बताते हैं कि ये उनकी किस्मत थी कि उनकी बेटी की मुलाकात रास्ते में तकुमी से हो गई। तकुमी उनकी काइंडनेस के लिए हल्का सा झुककर थैंक्स बोलता है और पूछता है कि क्या वो कुछ टाइम के लिए गांव में रुक सकता है। गांव वाले हंसकर कहते हैं, बिल्कुल, आराम से रहिए, ये गांव अब आपका ही घर है। वो उसे गांव के आसपास उगने वाली हर्ब्स के बारे में बताते हैं जो मेडिसिन बनाने के काम आती हैं, और साथ ही रॉ मटेरियल्स के बारे में भी बताते हैं जो पूरे गांव में बिखरे हुए होते हैं। ये सुनते ही तकुमी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं।
आखिर उसने प्रोडक्शन स्किल्स का रास्ता जो चुना था। जल्द ही उसकी मुलाकात गांव के ब्लैकस्मिथ बोबॉन से होती है, जो उसे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। गांव वाले मान लेते हैं कि इस वक्त कोई खाली घर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उसके लिए एक नया बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल देते हैं। उसे जमीन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है जहां घर बन सकता है। तकुमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने जमीन को पूरी तरह साफ कर दिया, लेकिन तभी अचानक उसे जबरदस्त थकान महसूस हुई। सच कहें तो जमीन साफ करने में उसकी लगभग सारी ऊर्जा ड्रेन हो चुकी थी। फिर भी उसी एग्जैक्ट मोमेंट एक नोटिफिकेशन पॉप हुआ और उसे एक नया कौशल मिला, मैना कंट्रोल। ये देखकर ग्रामीण तुरंत उसकी हालत देखने के लिए दौड़ पड़े। तुमने बहुत कर लिया है, उन्होंने कहा, अब बाकी हम संभाल लेंगे। आखिरकार ताकुमी ने मैजिकल कारपेंट्री और ब्लैकस्मिथिंग में सीखे गए अपने कौशल की मदद से अपना घर बना लिया और उसे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ से सजा भी लिया। जब उसने अपनी स्किल लिस्ट खोली तो उसने नोटिस किया कि उसके पास अभी भी वॉरियर और कॉम्बैट स्किल्स मौजूद थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो उन्हें बदलकर एल्केमिस्ट बनना चाहता है। वो बोबोन द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल्स को टेस्ट करना चाहता था। वो उस टेबल तक गया जहां आयरन, कॉपर और सिल्वर ओर्स रखे थे। एल्केमी, फ्यूजन और डीकॉम्पोजिशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसने पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। उन कोशिशों के बाद आखिरकार उसे पहली आयरन इंगट मिली। तभी एक और नोटिफिकेशन दिखाई दी। उसने एल्केमी स्किल हासिल कर ली थी। उसने अपनी पूरी एनर्जी इसमें झोंक दी, लगातार अपनी सारी ताकत लगाकर एक के बाद एक मेटल इंगट्स तैयार करता रहा। लेकिन तभी जब मौली उसे देखने आई तो उसने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि ज्यादा काम करने की वजह से उसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है। ग्रामीण घबराकर चिल्ला उठे। सिर्फ मेटल इंगट्स बनाने में ही उसने जरूरत से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। बिना देर किए उन्होंने उसे रिकवरी के लिए एक मैजिक पोशन पिला दी। इसके बाद जब ताकुमी दोबारा अपना एल्केमी वर्क करने लगा तो गांव वाले उसके पीछे बैठकर ध्यान से उसे देखने लगे, ताकि वो फिर से अपनी सारी एनर्जी ना गवा दे। ताकुमी अलग अलग तरह के आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर बनाने में सफल रहा। बाद में उसने बोबोन के साथ मिलकर काम किया और अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके लोहार को पावरफुल वेपन्स बनाने में मदद की। एल्केमी और ब्लैकस्मिथिंग दोनों में ही उसकी स्किल्स एक सरप्राइजिंग लेवल तक पहुंच चुकी थीं। कुछ समय बाद ताकुमी ने मौली के पिता से संपर्क किया और उनसे पहले मिली पोशंस में से एक मांगी। वो एल्केमी के जरिए खुद एक पोशन बनाना चाहता था। नमूना लेकर वो घर लौटा और उसे दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पोशन तैयार हुई तो उसका रंग पूरी तरह अलग था। ये देखकर वो थोड़ा चौंक गया और कारण ढूंढने लगा। उसे समझ आया कि इस बार उसने प्रोसेस में वाटर मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से उसका रूप बदल गया था। इसके बाद ताकुमी मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, उसका शरीर अचानक भारी होने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पैरालिसिस हो गया था। घबराहट में उसने तुरंत खुद पर हीलिंग मैजिक डाली। जादू काम कर गया और उसी पल उसे दो नए स्किल्स मिले, पॉइजन रेजिस्टेंस और पैरालिसिस इम्यूनिटी। जैसे ही वो दोबारा खड़ा हुआ, उसके पीछे एक विशाल आर्मर्ड वाइल्ड बोर प्रकट हुआ, पूरी तरह अटैक के लिए तैयार। कांपते हाथों से ताकुमी ने अपना स्पेयर पकड़ा। उसने नाइफ फेंकी, लेकिन वो उछलकर वापस आ गई। फिर उसने स्पेयर के साथ आगे जंप लगाया, लेकिन वो बीच से टूट गया। किस्मत से वो उस मॉन्स्टर के हमले से बच गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसने सोचा, मुझे मैजिक ही इस्तेमाल करनी होगी। उसने पहले वाटर मैजिक चलाई, फिर विंड, फिर अपना पावरफुल स्टोन स्पेल, लेकिन इनमें से किसी ने भी मॉन्स्टर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी एक और बड़ा शॉक मिला। उसके पीछे एक पॉइजनस स्पाइडर प्रकट हुई। ताकुमी फ्रीज हो गया। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, क्या यही मेरी मौत होगी? मकड़ी पहले से घायल लग रही थी। तभी आर्मर्ड बोर दहाड़ा और उस पर झपटा, लेकिन उसी पल मकड़ी सीधे जानवर के चेहरे पर कूद पड़ी और ताकुमी को उस घातक बार से बचा लिया। सुअर ने गुस्से में मकड़ी को जोर से फेंका और फिर ताकुमी की ओर मुड़ गया। अब कोई और ऑप्शन न देखते हुए ताकुमी ने अपनी एल्केमी का इस्तेमाल किया। सुअर फिर से उछला। ताकुमी हवा में कूदा और उसके शरीर पर डिसइंटीग्रेशन पावर लगा दी। एक ही पल में आर्मर्ड मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा। हांफते हुए वो बुदबुदाया, मैं अभी भी जिंदा हूं। वो तुरंत मकड़ी के पास दौड़ा और मैजिक से उसके घाव भर दिए। तभी एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। उसने टेमिंग स्किल हासिल कर ली थी। उसी क्षण उसे मकड़ी की भावनाएं महसूस होने लगीं। वो उससे इतना जुड़ गई थी कि हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। उसके मन में एक आवाज गूंजी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकुमी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। उसकी पीठ पर एक पत्ते हंसा निशान था। ताकुमी मुस्कुरा दिया, मैं तुम्हें एक सही नाम दूंगा। तुम्हारी पीठ पर मौजूद उस पत्ते से इंस्पायर होकर मैं तुम्हें कायदे कहूंगा। मकड़ी खुश दिखने लगी। अचानक उसका शरीर इवॉल्व होने लगा। वो बड़ी हो गई और उसका टूटा हुआ पैर पूरी तरह ठीक हो गया। जब ताकुमी गांव लौटा तो लोग हैरान रह गए। उसने आर्मर्ड बोर को मार डाला था और उसकी पीठ पर एक विशाल स्पाइडर बैठी थी। तुम पॉइजनस स्पाइडर ले आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा। शांत रहो, ये पॉइजनस स्पाइडर काइंड है। मैंने इसे मैजिक से टेम किया है, अब ये मेरी साथी है।
गांव वालों ने आश्चर्य से कहा, हमारे गांव में पहली बार किसी ने टेमिंग मैजिक का इस्तेमाल किया है। फिर सबने मिलकर कहा, चलो सुअर के मांस से ग्रैंड फीस्ट करते हैं, और पूरा गांव जश्न में डूब गया। भोजन के दौरान ग्रामीणों ने ताकुमी से कहा, तुम सुअर की छाल शहर में क्यों नहीं बेचाते, इससे अच्छा पैसा मिलेगा। इसके लिए सबसे सही जगह पास का सबसे बड़ा शहर बोल्टन है। उसी दौरान कायदे बच्चों के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। ताकुमी की मौजूदगी से पूरा गांव खुश था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, उसकी वजह से हमारे गांव में कितना चेंज आ गया है, लेकिन शायद वो यहाँ हमेशा नहीं रुकेगा। इन सारे स्किल्स के साथ अब उसका फ्यूचर सच में ब्राइट दिख रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी, डीप थॉट्स में खोई हुई, हालांकि कोई नहीं जानता था कि आखिर क्यों। और एक बिल्कुल अलग जगह पर रूलर नॉन दूर से तकुमी को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो इस वर्ल्ड में धीरे धीरे अडेप्ट करने लगा है और अपने स्किल्स को स्मार्ट तरीके से यूज करना सीख चुका है। अगली मॉर्निंग जैसे ही तकुमी की नींद खुली, उसने खुद को काइडे के सिल्की थ्रेड्स में कसकर बंधा पाया, जो उसके बेड के बिल्कुल बीचों बीच लटके हुए थे। तुमने मेरे साथ ही क्या कर दिया, अभी सॉरी बोलो, काइडे ने शिकायत करते हुए कहा। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं थी। सॉरी, तकुमी ने हल्की सी साय के साथ कहा। मैं प्रॉमिस करता हूं, अब तुम्हारे साथ खेलने का टाइम निकालूंगा। स्पाइडर खुशी खुशी उस पर उछल रही थी, जबकि वो अभी भी उसके धागों में उलझा हुआ था। तभी एक विलेज वुमन खाना लेकर अंदर आई। ये सीन देखते ही वो शॉक में वहीं फ्रीज हो गई। तकुमी ने जल्दी से कहा, गलत मत समझना, हम बस प्ले कर रहे थे। कुछ टाइम बाद विलेजर्स ने काइडे के सिल्क से कपड़े बुनना शुरू किया। उन्होंने तकुमी को बताया कि स्पाइडर सिल्क से बने क्लोथ्स बेहद एक्सपेंसिव बिकते हैं। सिटी में सिर्फ नोबल्स ही इन्हें अफोर्ड कर सकते थे। धीरे धीरे वे और ज्यादा सिल्क कलेक्ट करने लगे ताकि प्रीमियम आउटफिट्स बनाए जा सकें। तकुमी ने उन्हें वॉर्न करने की कोशिश की, तुम उससे बात नहीं कर सकते, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली काइडे ने सब कुछ समझ लिया और विलेजर्स को जितना सिल्क चाहिए था सब दे दिया। बाद में जब तकुमी ने उसे खेलने के लिए बुलाया तो स्पाइडर ने पीठ फेर ली और कूल टोन में बोली, मैं अभी बिजी हूं, मुझे बाद में काम करना है। तकुमी फिर ब्लैकस्मिथ बोबॉन से मिलने गया, जिसने उसके लिए स्ट्रॉन्ग आर्मर बनाया था जो वो फॉरेस्ट में जाते वक्त पहनता था। कुछ विलेजर्स ने उससे कहा, अगर तुम सच में फार्मिंग और प्रोडक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारा विलेज तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाएगा। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तुम्हें सिटी जाना होगा जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। नेक्स्ट वीक बोल्टन से एक ग्रेट मर्चेंट आ रहा है, हम उससे कहेंगे कि वो तुम्हें साथ ले जाए। जाते वक्त तकुमी की मुलाकात मार्था नाम की एक लड़की से हुई जो रॉटन रैबिट मीट फेंकने जा रही थी। तकुमी ने तुरंत प्यूरिफिकेशन स्किल यूज की और मीट से पैरासाइट्स और सड़ान हटा दी, जिससे वो खाने लायक बन गया। मार्था शॉक्ड होकर बोली, तुम्हारे पास प्यूरिफिकेशन स्किल है, इस पावर से तो कोई भी अमीर बन सकता है, लेकिन सिटी पहुंचकर किसी को मत बताना, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डिपार्चर से पहले तकुमी ने पूरे विलेज के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया ताकि मॉन्स्टर्स का कोई अटैक ना हो। जब मर्चेंट पपेक आखिरकार पहुंचा तो उस मैसिव वॉल को देखकर दंग रह गया जो उस छोटे से विलेज को प्रोटेक्ट कर रही थी। विलेजर्स ने परिचय कराया, यही है वो व्यक्ति जो आपको बोल्टन ले जाएंगे। जाने से पहले तकुमी ने विलेजर्स को अपनी बनाई हुई मेडिसिन्स देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए करीब 100 पोशंस बनाई हैं, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना। पपेक उनकी प्योरिटी देखकर हैरान रह गया। फिर विलेजर्स ने तकुमी को काइडे के सिल्क से बने कपड़े गिफ्ट किए। फेयरवेल के बाद तकुमी बोल्टन सिटी के लिए निकल पड़ा। कैरेज के अंदर उसकी मुलाकात 3S रैंक्ड एडवेंचरर्स से हुई जो लायंस फैंग नाम से मशहूर थे। उन्हें रास्ते में बैंडिट्स और मॉन्स्टर्स से पपेक को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया था। उनमें से एक ने काइडे को टीज करने की कोशिश की तो काइडे सीधे उसके फेस पर जंप कर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद स्पाइडर दूसरे एडवेंचरर के साथ कंफर्टेबल हो गई और उसके पास ही सो गई। जर्नी के दौरान पपेक ने तकुमी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए भी वैसी ही पोशंस बनाओ जैसी तुमने विलेजर्स को दी थी, मैं ओपन हार्टेड पेमेंट करूंगा। अचानक कैरेज रुक गई। सामने ड्वार्फ्स का एक ग्रुप रास्ता रोके खड़ा था। तीनों एडवेंचरर्स ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें आसानी से डिफीट कर दिया। फाइट के बाद उन्होंने बॉडीज से मैजिक स्टोन्स निकाले ताकि गिल्ड में सेल कर सकें। 3 दिन बाद तकुमी आखिरकार बोल्टन पहुंच गया। सिटी का मैसिव साइज और वहां का बस्लिंग ट्रेड देखकर वो अमेज्ड रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यही वो जगह है जहां से मैं अपना रियल जर्नी शुरू कर सकता हूं। लेकिन पहले अगर उसे यहां रहना था तो एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करना जरूरी था। वो सीधे गिल्ड गया, अपना नाम दर्ज कराया और बाद में फिर पपेक से मिला। उसने अपनी बनाई हुई एक पोशन उसे दी और मर्चेंट की आंखें एडमिरेशन से फैल गईं। क्वालिटी बिल्कुल फ्लॉलेस थी। तकुमी को सरप्राइज हुआ कि ऐसी पोशन की प्राइस इतनी हाई थी। पपेक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेस अरेंज करूंगा, एक ऐसा बेस जहां तुम लार्ज स्केल पर पोशंस बना सको।
उसने अपने सर्वेंट को तकुमी के उसके नए घर तक ले जाने का आदेश दिया। जब तकुमी वहां पहुंचा तो वो सच में चौंक गया। घर बहुत बड़ा था, फिर भी रेंट काफी कम था। क्या आपको यकीन है ये जगह हॉन्टेड नहीं है? क्या इसी वजह से आप मुझे इसे इतना चीप दे रहे हैं? उसने हाफ जोकिंग टोन में पूछा। घर के पास ही एक छोटी वर्कशॉप थी। तकुमी मुस्कुरा दिया। ये मेरे काम के लिए परफेक्ट जगह है। जब वो पपेक के सर्वेंट के साथ नैरो एली से गुजर रहा था, चारों तरफ टेरिबल स्मेल फैली हुई थी। तकुमी ने नाक ढक ली। सर्वेंट ने एक्सप्लेन किया, सिटी की सीवर सिस्टम पूरी तरह खराब है। रिच नोबल्स अपने मैंशंस में प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करते हैं, लेकिन बाकी सिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं। तकुमी ने सोचा और माथे पर हल्की सी शिकन आई। तो बात यह है, मैं प्यूरिफिकेशन का यूज करके सीवर्स ठीक कर सकता हूं। यह आइडिया अचानक उसके दिमाग में आया और यहीं से उसका पहला सिंपल प्लान बना, टॉयलेट बेस। अपनी मैजिकल पावर को इकट्ठा करते हुए उसने आग और रोशनी के मंत्रों को कंबाइन किया और अपना पहला टॉयलेट तैयार किया। इस एक काम में उसकी पूरी ऊर्जा ड्रेन हो गई, लेकिन आखिरकार वो उसे वापस लेकर आया और अपने नए घर में प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दिया। जब ताकुमी घर पर था, तभी अचानक उसे पापेक की चीख सुनाई दी। घबराकर वो दरवाजे की तरफ दौड़ा और देखा कि काइडे ने व्यापारी को अपने रेशम में कसकर लपेट रखा है और एंट्री पर ही रोक लिया है। उसे छुड़ाने के बाद पापेक ने बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन अंदर रखी उस अजीब सी नई चीज़ को देखकर वो एकदम स्टन रह गया। ये क्या है? उसने शौक में पूछा। ताकुमी ने कामली समझाया, ये एक प्यूरिफिकेशन टॉयलेट है। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर लगे मैजिकल टूल्स सारा वेस्ट खत्म कर देते हैं और शहर में फैल रही बदबू को भी रोकते हैं। पापेक की आंखें चमक उठी। तो मतलब तुमने इसे बनाने में लाइट मैजिक यूज की है? अनबिलीवेबल। मुझे इनमें से 100 चाहिए, नहीं उससे भी ज्यादा। मैं इन्हें बेचकर बहुत पैसा कमा सकता हूं। ताकुमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैं अकेले 100 चीजें कैसे बनाऊंगा? मैं यहां अकेला रहता हूं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पापेक हंसा। सॉल्यूशन सिंपल है, नौकर रखो, उन्हें घर संभालने दो और तुम प्रोडक्शन पर फोकस करो। उसी वक्त एडवेंचरस गिल्ड से एक नोटिस आया कि अगर ताकुमी 1 महीने के अंदर कोई मिशन पूरा नहीं करता तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। वो थकी हुई आवाज में बोला, मैं अकेले गिल्ड मिशंस और लार्ज स्केल प्रोडक्शन दोनों कैसे संभालूंगा? पापेक ने बाहें मोड़ी। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें सर्वेंट्स चाहिए। वो उसे मुलान नाम की एक कंपनी में ले गया जो सर्वेंट्स के व्यापार में एक्सपर्ट थी। जैसे ही वे गार्डन से गुजरे, एक बौनी लड़की ने ताकुमी को तिरस्कार से देखा। दफा हो जाओ लड़के, अपने घर वापस जाओ। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात कंपनी की ओनर मुलान से हुई। पापेक ने बताया कि ताकुमी को एक सर्वेंट चाहिए। मुलान ने कहा, हमारे पास अभी 100 सर्वेंट्स हैं, लेकिन कंडीशंस हैं। मालिक को उनकी प्रोटेक्शन, शेल्टर, खाना और पानी देना होगा। हमारे सर्वेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो ज़्यादातर अनाथ होते हैं और कुकिंग क्लीनिंग करते हैं, और कॉम्बैट सर्वेंट्स जो युद्धबंदी होते हैं और गिल्ड मिशंस में लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। ताकुमी ने शर्तें पढ़ी और सिर हिलाया। मुझे घर के काम के लिए एक सर्वेंट चाहिए, लेकिन अगर उसके पास थोड़ा कॉम्बैट स्किल भी हो तो सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। मुलान मुस्कुराई। उस केस में तुम्हें असल में 2 चाहिए। उसने एक छोटी लड़की को बुलाया। ये मरिया है, ये हाउसवर्क में मदद करेगी। अनाथ है, सीधी और दयालु। ताकुमी ने उसे ध्यान से देखा। इतना बड़ा घर संभाल पाओगी? 5 से ज्यादा रूम्स हैं। मरिया ने कॉन्फिडेंट होकर सिर हिलाया। मैं जवान हूं लेकिन स्ट्रांग और केपेबल हूं, बस मुझसे कोई गलत उम्मीद मत रखना। मुलान ने हल्की सांस ली। दुर्भाग्य से अभी कोई कॉम्बैट सर्वेंट अवेलेबल नहीं है। तभी मरिया बीच में बोली, सोफिया का क्या, वो मदद कर सकती है? मुलान की भौहें सिकुड़ गईं। सोफिया, वो इंजर्ड है, मेंटली अनस्टेबल है और किसी की ठीक से सेवा नहीं कर सकती। लेकिन उसी पल ताकुमी के अंदर कुछ क्लिक हुआ। मैं इसे ले जाऊंगा। अगर मैं अपनी हीलिंग पावर को और इंप्रूव कर लूं तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं, कर्ज भी हटा सकता हूं। उसने मुलान की तरफ देखा। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। मुलान के होठों पर मुस्कान आ गई। आखिरकार उस ट्रबलसम ड्वार्फ से छुटकारा मिल रहा था। उसने बाइंडिंग स्पेल पढ़ा, जिससे ताकुमी, सोफिया और मरिया आपस में बंध गए। घर लौटते ही काइडे अचानक ताकुमी पर कूद पड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। सोफिया और मरिया घबरा गई। उन्हें लगा कोई वाइल्ड मॉन्स्टर हमला कर रहा है, लेकिन ताकुमी ने तुरंत कहा, डरो मत, ये मेरा दोस्त है। फिर वो दोनों लड़कियों को उनके कमरों तक ले गया। दोनों हैरान थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना अलग रूम होगा। बाथ में मरिया खुशी से चमक रही थी। ताकुमी की सेवा करना उसके लिए ऑनर था।
वहीं सोफिया उलझन में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी हालत के बावजूद ताकुमी ने उसे क्यों चुना। डिनर के वक्त मरिया और भी शॉक्ड हो गई। पहला खाना ताकुमी ने खुद बनाया था। नाराज होकर बोली, तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? अगर आप सब कुछ खुद करेंगे तो मेरी जरूरत क्या है? ताकुमी हल्के से मुस्कुराया, बस आज की रात तुम्हारा स्वागत करने के लिए। सोफिया का सरप्राइज और बढ़ गया जब ताकुमी ने उन्हें अपने साथ एक ही मेज पर बैठने के लिए इनवाइट किया। ताकुमी हल्के और सीधे लहजे में कहता है, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए मालिक और नौकर में कोई फर्क नहीं है। गुलामी का दौर खत्म हो चुका है। इसके कुछ समय बाद ताकुमी व्यापारी पैपेक्स से मिलने उसकी कंपनी में जाता है, जहां वो सारी चीजें पहले से तैयार थीं जिनकी ताकुमी ने रिक्वेस्ट की थी। वापसी में वो शहर में थोड़ा कैजुअली घूमता है और फिर एक चर्च के अंदर चला जाता है। अंदर शासक नॉर्न की एक मूर्ति लगी होती है, वही जिसने उसे इस दुनिया में बुलाया था। वो उसके सामने रुकता है, सिर झुकाता है और उन मैजिकल पावर्स और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है जो उसे अब तक मिले थे। और तभी उसी पल नॉर्न खुद उसके सामने प्रकट होती है। मत भूलना ताकुमी, वो शांत लेकिन गहरे स्वर में कहती है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है और जिन अच्छे लोगों से तुम मिले हो, इसका मतलब ये नहीं कि आगे का रास्ता आसान होगा। आगे अब भी कई मुश्किलें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है सिडोनिया किंगडम की तरफ, जहां राजा अपने एडवाइजर से बात कर रहा होता है। हमारी दुनिया में बुलाए गए तीनों हीरोज का क्या हाल है? एक सहायक जवाब देता है, वे अभी ट्रेनिंग में हैं, अपने स्किल लेवल्स बढ़ा रहे हैं ताकि राज्य की रक्षा कर सकें। शुरुआत में वे डरे और कंफ्यूज थे, लेकिन महारानी एलिजाबेथ की कृपा से अब शांत हैं और सीरियसली ट्रेन कर रहे हैं। तीनों हीरोज ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाई देते हैं, पसीने से भीगे हुए, डेस्परेट कि किसी तरह स्ट्रांग बन सकें। उनकी कमजोरी साफ नजर आ रही थी, लेकिन उन्हीं में से एक लड़की अकाले ट्रेनिंग करने से मना कर देती है। वो फ्लैट टोन में कहती है, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, और वहां से चली जाती है। एलिजाबेथ उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, ये वायलेंस नहीं है, ये प्रिपरेशन है ताकि तुम हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सको। लेकिन अकाने को यकीन नहीं होता। वो डर और एंग्जाइटी से भरी आंखों से एलिजाबेथ को देखती रहती है। इधर वापस घर पहुंचते ही ताकुमी कायदे के रेशमी धागों में उलझकर गिर जाता है और पैपेक्स से मिला हुआ पार्सल नीचे गिर जाता है। जैसे ही सोफिया उसे उठाने झुकती है, ताकुमी तुरंत अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर उस पार्सल को अपने टूल बॉक्स में छिपा लेता है। सोफिया का डाउट और भी गहरा हो जाता है। वो मन ही मन तय कर लेती है कि अब वो ताकुमी पर कड़ी नजर रखेगी। बाद में अपनी छोटी वर्कशॉप में वो देखती है कि ताकुमी जानबूझकर चाकू से अपनी बाह काटता है और फिर उसी पल मैजिक से उसे हील भी कर लेता है। डर के मारे वो कमरे में दौड़ती हुई घुसती है। तुम पागल हो क्या? तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम हमें सोते समय मार डालोगे? ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। ताकुमी घबरा कर उसके पास पहुंचता है, उसके लकवाग्रस्त हाथ को पकड़ता है और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसकी हीलिंग एबिलिटी और भी बढ़ जाती है। वो उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और वहीं फैसला करता है अब वो अपनी हीलिंग को लाइट मैजिक के साथ मिलाकर उसके शरीर से कर्स को हटाएगा। धीरे धीरे उसका कटा हुआ कान ठीक होने लगता है, छिपा हुआ कर्स टूट जाता है और उसकी मैजिकल पावर वापस लौटने लगती है। उस रात सोफिया घबरा कर जागती है और भागते हुए मारिया के पास जाती है। भागो, वो हमें मार डालेगा। मारिया उसे डिसबिलीफ से देखती है। क्या तुम पागल हो? ताकुमी तो सबसे दयालु इंसान है जिनसे मैं मिली हूँ। वो उसे एक मिरर देती है। देखो, तुम्हारा कान ठीक हो गया है, कर्स हट चुका है, तुम्हारी मैजिक वापस आ गई है। ये देखते ही कांपती हुई सोफिया तुरंत ताकुमी के पास जाती है और झुककर माफी मांगती है। मुझे आप पर शक करने के लिए माफ कीजिए, लेकिन एक बात बताइए, आप खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे थे? ताकुमी शांत नजरों से उसकी तरफ देखता है। मैं खुद को घायल करता था और फिर बार बार हील करता था ताकि मेरी स्किल और मजबूत हो सके। मुझे स्ट्रांग बनना था ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से कर्ज हटा सकूं। सोफिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब से मैं आपकी लॉयल सर्वेंट हूं, जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। दूर से शासक नॉर्न ये सब देख रही होती है। ताकुमी को नए रिश्ते बनाते देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद हम ताकुमी को लाइब्रेरी में पाते हैं, जहां वो एल्केमी की किताबों में डूबा हुआ है अपने स्किल्स को और पॉलिश करने के लिए। उसे हैरानी होती है जब वो समझता है कि ये कला उसकी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है और ये सब पॉसिबल हो पाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत में नॉर्न ने उसे असाधारण मैजिकल सपोर्ट दिया था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए मारिया उसे मुस्कुराकर टीज करती है, कल रात आप और सोफिया बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस जैसे लग रहे थे। खाना खत्म होते ही ताकुमी, सोफिया और मारिया मिलकर उसके बनाई टॉयलेट्स को पॉलिश करने लगते हैं। ऑर्डर्स इतने ज्यादा होते हैं कि काम रुकने का नाम नहीं लेता। आखिरकार थक कर ताकुमी आह भरता है, बहुत हो गया टॉयलेट बनाना, अब मैं इससे बोर हो गया हूँ, चलो जंगल घूमने चलते हैं। वो सोचता है अगर रास्ते में मॉन्स्टर्स मिले तो सोफिया साथ होगी, लेकिन मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो तुम मुझे यहाँ अपने टॉयलेट्स की तरह छोड़ दोगे? प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। ताकुमी हिचकिचाता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कॉम्बैट स्किल्स नहीं है।
हालांकि जब वो एवैल्यूएशन से उसके स्टैट्स देखता है तो चौंक जाता है। वे बिल्कुल भी खराब नहीं थे, उसमें सच में पोटेंशियल था। सोफिया कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है। अगर उसके स्टैट्स ठीक है तो मैं खुद उसे ट्रेन करूंगी जब तक वो बेहतर ना हो जाए। ताकुमी उन्हें वर्कशॉप में ले जाता है और पूछता है, तुम कौन सा वेपन प्रेफर करोगी? सोफिया तुरंत बोलती है, एक सोर्ड या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्पीयर। मारिया शर्माते हुए कहती है, मैंने छोटे वेपन्स जैसे नाइफ से थोड़ा अभ्यास किया है। तुरंत ताकुमी स्टील में लाइट मैजिक भरकर उनके लिए पावरफुल वेपन्स बना देता है। जैसे जैसे वो काम करता है, सोफिया मारिया को वेपन हैंडलिंग और बेसिक कॉम्बैट सिखाने लगती है। हालांकि उसकी बहुत सी एनर्जी खर्च हो रही थी, फिर भी ताकुमी को गहरी सैटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी, खासकर तब जब वो हथियारों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन पर मैजिक डाल रहा था। और वो यही नहीं रुका। उन्होंने सबसे पहले उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मजबूत कवच तैयार किए और फिर एक एक करके सभी को जादुई शक्ति से भरी हुई एक मैजिक रिंग दी ताकि वे जादू को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। सारी तैयारियां पूरी होते ही तीनों ने एडवेंचरस गिल्ड की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में अपने पहले मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड थे। लेकिन जैसे ही वे मिशन बोर्ड के पास पहुंचे, और हाँ, हमेशा की तरह यहीं से मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। कुछ अहंकारी साहसी अकड़ते हुए आए और सोफिया व मारिया को तंग करने लगे। ताकुमी तुरंत उनकी ढाल बनकर आगे खड़ा हो गया। हालांकि अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने एक विशालकाय आदमी था, फूला हुआ पेट, घमंडी मुस्कान और तानों की बौछार। यहां से निकल जा बदमाश, वरना मैं तुझे अपने पेट से ही कुचल दूंगा। जैसे ही उस आदमी ने हमला किया, ताकुमी ने बिना देर किए बॉडी रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया, अपने शरीर को स्टील जैसा सख्त बना लिया। हमला ताकुमी को नहीं बल्कि सीधे उस आदमी की बांह पर लगा और एक भयानक आवाज के साथ उसकी बांह टूट गई। कुछ सेकंड तक पूरा गिल्ड सन्नाटे में डूबा रहा। फिर गिल्ड मास्टर गाबा की कड़क आवाज गूंजी, गिल्ड के अंदर लड़ाई करना सख्त मना है। वे ताकुमी को सजा देने ही वाले थे कि तभी एक क्लर्क आगे आया। मैंने सब देखा है, पहले हमला उसी आदमी ने किया था, ताकुमी ने सिर्फ अपना बचाव किया। भीड़ स्तब्ध रह गई। ताकुमी ने एक उच्च रैंक साहसी का हमला ऐसे सह लिया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहां तक कि गाबा की आंखों में भी क्यूरियोसिटी झलक आई। तुम्हारे पास अपार ताकत और जादू है, लेकिन जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते, मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता। पहले एक आसान सा मिशन। और इस तरह अपने पहले आधिकारिक मिशन के साथ ताकुमी, सोफिया और मारिया एक साथ अन्नूल की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद हम उन्हें जंगल में देखते हैं, जहां उनका सामना गॉब्लिनों के एक झुंड से होता है। लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली, वे आसानी से हार गए। लेकिन इसके बाद कायदे ने ताकुमी को बताया कि वो अब एवोल्यूशन प्रोसेस में जाने वाली है। बिना झिझक ताकुमी ने एक टाइम गेट खोला ताकि कायदे शांति से बिना किसी खतरे के विकसित हो सके। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और इलाका दिखा जो बौनों से भरा हुआ था। ये देखते ही ताकुमी का चेहरा सख्त हो गया। इतने सारे, हम सबको कैसे संभालेंगे? सोफिया ने शांत लेकिन भरोसेमंद लहजे में कहा, हम जादू का इस्तेमाल करेंगे, आसपास कोई इंसान नहीं है और हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ताकुमी द्वारा बनाई गई जादुई अंगूठियों को सक्रिय किया और पल भर में जादू की लहरें चली। गॉब्लिन झुंड साफ हो गया, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। सामने गॉब्लिनों का सरदार आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी ही डर फैलाने के लिए काफी थी। हमेशा की तरह ताकुमी का सीना कस गया। डर, घबराहट, सब कुछ एक साथ। वो इधर उधर बचते हुए भाग रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हर वार के साथ उसका कॉम्बैट सेंस और मजबूत हो रहा था। दांत भींचकर उसने हिम्मत जुटाई, भीषण ज्वालाएं पैदा की और एक ही निर्णायक वार में उस राक्षस को जलाकर राख बना दिया। थके हुए लेकिन विजयी, वे जादुई पत्थरों से भरे बैग लेकर गिल्ड लौटे। जब कर्मचारियों को पता चला कि एक ही दिन में इतना बड़ा झुंड साफ कर दिया गया है, तो पूरा गिल्ड दंग रह गया। गिल्ड मास्टर गाबा ने बिना देर किए तीनों को प्रमोट कर दिया। इसी बीच कायदे का विकास पूरा हो चुका था। अब वो आधी इंसान आधी मकड़ी, एक अनोखी और रहस्यमयी स्पाइडर गर्ल बन चुकी थी। घर लौटने पर व्यापारी पॉपेक एक नई खबर लेकर आया। बोल्टन का शासक खुद ताकुमी से मिलना चाहता था। वजह थी उसकी अनोखी प्यूरिफिकेशन पावर। शासक से मुलाकात के दौरान ताकुमी का भव्य स्वागत हुआ। आपके बनाए टॉयलेट्स की वजह से बोल्टन में बीमारियां काफी कम हो गई हैं। शहर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ है। हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें समझ नहीं आता। ताकुमी ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसका दिमाग पहले ही अगले आइडिया पर काम कर रहा था। और फिर उसने अपना अगला आविष्कार दिखाया, मैजिकल रेफ्रिजरेटर।
जैसे ही पहला प्रोटोटाइप खुला, ठंडी हवा के झोंके से सब सहर गए। उसने समझाया कि ये खाना लंबे समय तक साथ ताज़ा रखेगा। रसायन शास्त्र की मदद से उसने आयरन, निकल और क्रोमियम को मिलाकर उसमें बर्फ की जादुई शक्ति सील की थी। हमेशा की तरह पॉपेक को सैंपल दिए गए और उसे पूरा भरोसा था कि ये भी ज़बरदस्त मुनाफा लाएगा। अपने युद्ध उपकरणों को और मजबूत करने के लिए ताकुमी अब दुर्लभ सामग्रियों की तलाश में लग गया। गिल्ड क्लर्क हांस ने बताया कि बोल्टन में कोई भी लोहार इन धातुओं पर काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ उत्तरी बारकुला साम्राज्य के दूरस्थ माइनिंग शहर क्रास में मिलती हैं। लेकिन वहां जाने के लिए लोहार संघ से जुड़ना जरूरी था, रक्षकों के रूप में जो खुदाई के दौरान राक्षसों को रोकें। ये बात ताकुमी को काफी इंटरेस्टिंग लगी और उसने हामी भर दी। हालांकि रवाना होने से पहले गिल्ड मास्टर गाबा ने उसे फिर बुलाया। एक और काम है, हमें ट्रेंटवुड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर साहसी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, क्रास जाते समय रास्ते में ये सामान इकट्ठे कर लेना, और एक लोहार भी है जिसे वहां तक सुरक्षा चाहिए। तुम उसके पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे। मुस्कुराते हुए गाबा ने जोड़ा, सब सफल रहा तो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के रैंक और बढ़ेंगे। ताकुमी ने हामी भरी और पूछा, हरास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सामान्य घोड़े से 1 हफ्ता, वाइल्ड हॉर्स से 4 दिन। जाहिर है ताकुमी ने वाइल्ड हॉर्स ही चुना, लेकिन तभी एडवेंचरियल रील ने बताया, वो गाड़ी पहले ही बुक है। नाराज होने के बजाय ताकुमी ने मुस्कुराया और उसे अपने घर मेहमान बनने का न्योता भी दिया। और अंत में जब ताकुमी फिर पॉपेक से मिला तो व्यापारी ने फ्रिज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक और चाहिए, इस बार सीधे राजा के लिए। यकीन मानो वो बहुत खुश होंगे। दूर से सोफिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी और उसके चेहरे पर अनईजीनेस साफ दिख रही थी। वो देर से आया है, हमें उसे कभी भी अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। इधर जब तकुमी रियल के साथ घर लौट रहा था, तभी रियल को अचानक एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ही पलों बाद एक मास्क्ड व्यक्ति उनके सामने प्रकट हो गया। उस वक्त रियल निहत्था था, तो वो घबराकर तकुमी की ओर मुड़ा और बोला, हमें अभी भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वो नकाबपोश शख्स लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा और रियल को एक जोरदार किक मारकर जमीन पर गिरा दिया। नकाब नीचे गिरा और सामने सोफिया थी। उसने रियल को तकुमी का अपहरण करने वाला एनिमी समझ लिया था। वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी तकुमी गुस्से में बीच में आ गया। सोफिया, तुम ये सब क्या कर रही हो? अपनी गलती समझते ही सोफिया का चेहरा उतर गया और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि रियल उनका ही साथी है, उसने तुरंत माफी मांग ली। थोड़ी देर बाद रियल उनके साथ घर पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर कायडे पर पड़ी, उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैल गईं। कायडे, एक स्पाइडर, अब आधी इंसान और आधी मकड़ी बन चुकी थी। उसका शौक जल्दी ही फ्रस्ट्रेशन में बदल गया जब उसे पता चला कि तकुमी हमेशा 3 लड़कियों से घिरा रहता है, जबकि उसकी खुद की सारी कोशिशों के बावजूद आज तक किसी लड़की ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था। जब उसने सोफिया और मारिया से बातचीत करने की कोशिश की तो दोनों ने कैजुअली उसे इग्नोर कर दिया और तकुमी के पास ही रहना पसंद किया। और यहीं से सफर की तैयारी शुरू होती है। आगे की यात्रा को ध्यान में रखते हुए तकुमी नए हथियार बनाने में जुट गया। उसके सामने एक विशाल वेपन पड़ा था जिसे वो 2 हिस्सों में बांटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने जादू का इस्तेमाल किया, हथियार ने रेजिस्टेंस दिखाई और उसकी बहुत सारी एनर्जी खींच ली। बार बार के एग्जॉस्टिंग प्रयासों के बाद आखिरकार वो उसे विभाजित करने में सफल हो गया। अगली सुबह उसने व्यापारी पैपेक से मिलकर सारी प्रिपरेशंस को फाइनल टच दिया। पैपेक ने उसे बताया कि होरस के रास्ते में जिसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंपी गई थी, वो रथ के अंदर क्वाइटली वेट कर रहा है। अंदर जाकर देखा तो अगम्बो नाम का एक लोहार चुपचाप बैठा था, बिल्कुल काम लेकिन एक्सपीरियंस्ड वाइब के साथ। और यहीं से तकुमी की नई जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। इसी बीच गिल्ड तक कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ पहुंचती है। जंगलों में मौजूद मॉन्स्टर्स पहले से कहीं ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस हो चुके थे, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें इवॉल्व कर रही हो। गिल्ड के स्टाफ के बीच टेंशन फैल जाती है। उन्हें डर था कि तकुमी का सामना ऐसे इवॉल्व्ड बीस्ट से हो सकता है जिनसे निपटना शायद उसकी करंट लिमिट से बाहर हो। उसी वक्त पैपेक एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल से मिल रहा था, जिसने उसे बताया कि सिडोनिया तक खबर पहुंच चुकी है। उन्हें पता चल गया है कि कोई लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और अब उनकी नजरें पूरी तरह उसी पर टिक चुकी हैं। वे उसे किसी भी कॉस्ट पर हासिल करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सिडोनिया की तरफ, जहां समन्ड हीरोज अपनी इंटेंस ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करते हुए। इसी दौरान तकुमी रेयर क्रिएंट वुड इकट्ठा करने के लिए जंगल में एंटर करता है। वो अगम्बो को बताता है कि मॉन्स्टर्स के अचानक प्रकट होने की सिचुएशन के लिए उसने एक प्रोटेक्टिव आर्मर तैयार कर लिया है,
जैसे जैसे वे जंगल के अंदर डीप जाते हैं, तकुमी सोफिया से कैजुअली पूछता है, हम नॉर्मल पेड़ और ट्री एंड ट्री में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? सोफिया जवाब देती है, देखने में तो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी मैजिकल सेंसेस पर फोकस करो तो डिफरेंस फील हो जाएगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ तकुमी जल्दी ही डिस्गाइज किए हुए ट्रीएंट को पहचान लेता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पेड़ की जड़ें उस पर झपटती हैं, जिससे सोफिया और मारिया को तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ना पड़ता है। तीनों मिलकर पहला पेड़ गिरा देते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली सोफिया घबराकर चिल्लाती है, हम चारों तरफ पेड़ों के ग्रुप से घिर चुके हैं। वो वार्न करती है कि एक एक करके लड़ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो वे तकुमी द्वारा बनाई गई मैजिकल रिंग्स एक्टिवेट कर देते हैं। जादू के एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट से कई मैसिव ट्रीज एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे जैसे बैटल इंटेंस होता जाता है, तकुमी की कॉम्बैट स्किल नोटिसेबल स्पीड से ग्रो करने लगती है। जल्द ही उसका सामना मेन ट्री से होता है। वो उसकी जड़ों पर अटैक करता है, लेकिन वे बार बार रीजनरेट हो जाती हैं। तभी सोफिया आवाज लगाती है, तुम्हें इसके कोर पर स्ट्राइक करना होगा। सोफिया अपनी मैजिकल रिंग की पावर से रास्ता क्लियर करती है और तकुमी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। हवा में ऊंची जंप लेते हुए वो 2 पावरफुल ब्लोज करता है। अंदर से मॉन्स्टर इग्नाइट हो जाता है और आग की लपटों में कोलैप्स हो जाता है। जलते हुए अवशेषों के बीच से एक स्ट्रेंज फ्रूट निकलता है। सोफिया एक्सप्लेन करती है, ये मिरेकल एप्पल है, जो भी इसे खाएगा उसका लेवल बूस्ट हो जाएगा। आखिरकार वे होरस पहुंचते हैं, जहां तकुमी गिल्ड के सामने अपना मिशन रिपोर्ट करता है। मिशन था खदान के अंदर काम कर रहे लोहारों को उन मॉन्स्टर्स से बचाना जो रेयर ओर्स निकालते वक्त केओस मचा रहे थे। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खदान में एंटर करते हुए तकुमी दीवारों पर वार करता है और तभी एक रेयर स्टोन अलग होकर गिरता है। उसके बगल में डुगम्बो को गहराई में दबी एक और वैल्यूएबल वेन दिखती है, लेकिन अचानक पूरी गुफा ट्रम्बल करने लगती है। जमीन फटती है और नीचे से मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। सोफिया और मारिया तुरंत अपने वेपन्स निकाल लेती हैं, फाइट के लिए रेडी। लेकिन इससे पहले कि वे मूव करती, तकुमी लाइट मैजिक की एक इंटेंस ब्लास्ट छोड़ देता है। तेज रोशनी पूरी गुफा में फैल जाती है। मॉन्स्टर्स ब्लाइंड और स्टंड हो जाते हैं। मौका मिलते ही सोफिया अपनी तलवार से डिसाइसिव स्ट्राइक्स करती है। शॉक में डुगम्बो पूछता है, तुमने ये कैसे किया? तकुमी कामली जवाब देता है, ये बहुत सिंपल है। ये मॉन्स्टर्स अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब इन्हें लाइट से नफरत है। मुझे बस इनकी वीकनेस का फायदा उठाना था। हालांकि मारिया खदान में बिताए लॉन्ग आवर्स को लेकर कंप्लेन करती रहती है, लेकिन तकुमी बिना रुके आगे बढ़ता है और आखिरकार वे बोल्टन वापस लौट आते हैं। वहां पहुंचकर वो डुगम्बो की वर्कशॉप जाता है, जहां वे मेटल फोर्जिंग और फ्यूजन की बेसिक सीखता है। जमा की गई रेयर मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वे पावरफुल वेपन्स और आर्मर बनाता है। अपने लिए वो एक मैजिकल बैटल आर्मर तैयार करता है, जो उसे इनसेन स्पीड देता है। हालांकि पहली टेस्ट में वो कंट्रोल खो देता है और सीधे दीवार से टकराता है। बाद में वो सोफिया और मारिया के लिए भी स्ट्रॉन्ग स्पीयर्स बनाता है, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर और बढ़ जाती है। ग्रेटिट्यूड से भरी सोफिया सीरियस नजरों से उसकी तरफ देखती है। आज से मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर कोई थ्रेट आया तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दूंगी। दूर से नॉन ये सब साइलेंटली देख रही थी। तकुमी की कांस्टेंट प्रोग्रेस देखकर उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन झलकती है, लेकिन जब उसकी नजर बाकी 2 समन्ड हीरोज पर जाती है जिनकी तलवारें खून से सनी हुई थीं, तो उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है और सिडोनिया में एलिजाबेथ राजा के पास खड़ी होकर कहती है, हीरोज अब रेडी हैं। राजा की आंखें जोश से चमक उठती हैं। खुद को तैयार करो, मैं अपने एम्पायर का फेट तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। फिर कहानी बढ़ती है बारकोला किंगडम की तरफ, जिसके अंडर बोल्टन सिटी आती है। वहां सिडोनिया का एक रिप्रेजेंटेटिव राजा से रिक्वेस्ट करता है कि लाइट मैजिक की पावर रखने वाले तकुमी को उनके हवाले किया जाए। वो कहता है, हमें वो लड़का चाहिए जिसने अपने मैजिक से आपके सुअर साफ किए और सिटी को डिजीजेस से बचाया। ये लाइट मैजिक उसकी खुद की नहीं है, ये पावर हमारे चर्च के मैजिक किंग द्वारा दी गई थी। लेकिन बारकोला का राजा साफ मना कर देता है, न तकुमी को सौंपने के लिए, न उसके बारे में कोई जानकारी देने के लिए। सिडोनिया का दूत गुस्से से भर जाता है और थूकते हुए कहता है, तो हम तुम्हारे देश से अपने सारे मेजर्स वापस बुला लेंगे। इसी दौरान तकुमी पैपेक के साथ बैठा होता है। पैपेक उससे कहता है, तुम मेरे साथ बारकोला के राजा से मिलोगे, और क्योंकि मैं हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बाथटब और रेफ्रिजरेटर बना दो। हम उन्हें गिफ्ट के तौर पर ले जाएंगे, शायद बदले में कुछ वैल्यूएबल मिल जाए। तकुमी ये बात सोफिया और मारिया से डिस्कस करता है। मैं इस मीटिंग को रिफ्यूज नहीं कर सकता। आखिरकार राजा ने मुझे सिडोनिया से बचाया और मेरे सीक्रेट को उजागर नहीं किया। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले वो पैपेक से कहता है कि डार्क एलिमेंट वाले मैजिकल स्टोन्स इकट्ठा करें। सोफिया कहती है, मैं उनसे तुम्हारे लिए क्लोक्स बनाऊंगी, ऐसे क्लोक्स जो पूरे रास्ते तुम्हें छिपाकर प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद मारिया और सोफिया जर्नी के लिए फूड सप्लाईज तैयार करने शॉपिंग पर निकल जाती हैं। चलते चलते मारिया ने नोटिस किया कि सोफिया लगातार ताकुमी की ही बातें कर रही थी। कैसे उसने उनकी खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा दी, कैसे हर हाल में उनका ख्याल रखा, और यहीं
ऑलमोस्ट सडनली मारिया को पूरी सच्चाई समझ आ गई। सोफिया का दिल अब पूरी तरह ताकुमी के प्यार में डूब चुका था। उधर चर्च में ताकुमी नॉर्न से मिलने पहुंचा, वही देवी जिसने उसे इस दुनिया में समन किया था। वो उसके सामने प्रकट हुई और हल्के मजाक में बोली, तो तुम मुझसे मिलने एम्प्टी हैंडेड आ गए, कोई गिफ्ट भी नहीं? ताकुमी बस हल्के से मुस्कुरा दिया। अगली बार आई प्रॉमिस तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ सिडोनिया मुझसे आखिर चाहती क्या है, और जो हीरोज बुलाए गए थे उनका क्या हुआ? नॉर्न ने बिल्कुल काम टोन में जवाब दिया, मैंने टाइम के साथ थोड़ा इंटरफेयर किया और तुम्हें उनसे पूरे 1 साल पहले बुला लिया। ताकुमी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वे अभी तक इस दुनिया में आए ही नहीं हैं? नहीं, नॉर्न ने कहा, अभी कुछ और महीने लगेंगे। तो फिर? ताकुमी ने उलझन में पूछा, मुझे उनसे पहले क्यों बुलाया गया? नॉर्न के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। इतने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर तुम खुद समझ जाओगे। और हाँ, उसने हल्की चेतावनी दी, अगली बार बिना गिफ्ट लाए आने की हिम्मत मत करना। जैसे ही ताकुमी उस सपने से जागा, वो इस बात से थोड़ा हैरान था कि नॉर्न ने आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। फिर भी उसने मन ही मन सोचा, टाइम आने पर सब क्लियर हो जाएगा। और सच कहूं तो उसका उन दूसरे हीरो से मिलने का कोई खास इरादा भी नहीं था। घर लौटकर आखिरकार ताकुमी ने उन खास क्लोक्स को पूरा कर लिया। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, राज्य में पहुंचते ही अपनी मौजूदगी छुपाना और बेवजह की परेशानियों से खुद को प्रोटेक्ट करना। फिर उसने कहा, मैं किराए की गाड़ी लेने के बजाय अपनी खुद की कैरेज बनाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम बस इसे खींचने वाले घोड़े की है। वो हमें कहाँ मिलेगा? बोल्टन के पास का जंगल जानवरों से भरा है और वहाँ डेरेक हॉर्सेस भी मिलते हैं। ये गिल्ड के आम घोड़ों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट होते हैं। और बस फिर क्या, पूरा ग्रुप उन्हें ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ताकुमी ने पूछा, क्या ये सच में नॉर्मल हॉर्सेस से ज्यादा तेज होते हैं? सोफिया ने सिर हिलाया। स्पीड और स्टैमिना दोनों में उनका कोई मुकाबला नहीं। उनकी बॉडी भी अलग होती है। माथे से एक बड़ा हॉर्न निकला होता है और शरीर क्रोकोडाइल जैसी स्केल से ढका रहता है। मकड़ी कायदे तो जैसे एक्साइटमेंट से भर गई थी। वो सबसे आगे दौड़ पड़ी, सबसे पहले एक डेरिक हॉर्स ढूंढने के लिए। अचानक उनके सामने एक भयानक वुल्फ आ खड़ा हुआ। सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने हमला ही नहीं किया और चुपचाप आगे बढ़ गया। सोफिया ने कंफ्यूजन में पूछा, इसने हम पर अटैक क्यों नहीं किया? ताकुमी ने शांति से जवाब दिया, तुम्हारे पहने हुए क्लोक्स की वजह से। फिर उसने कहा, चलो इन्हें हटा देते हैं, इसकी जगह अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं। कुछ ही देर में सोफिया साफ साफ बोर होने लगी। तभी उन्हें एक सूखा हुआ ट्री एंड ट्री मिला। सब सोच में पड़ गए, इसे यहाँ किसने छोड़ा होगा? ताकुमी ने बिना ज्यादा सोचे तय कर लिया कि वो इसी लकड़ी से अपनी कैरेज बनाएगा। दूसरी तरफ कायदे रास्ता भटक गई और उसने जमीन पर पड़ा एक घायल डेरेक हॉर्स देखा। जैसे ही वो मदद के लिए आगे बढ़ी, उस घोड़े ने अचानक उस पर हमला कर दिया, लेकिन कायदे फुर्ती से बच गई। शांत हो जाओ बेवकूफ, वो चिल्लाई, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसी पल उसके दिमाग में वो यादें लौट आईं, जब वो खुद घायल मकड़ी थी और ताकुमी ने उसे बचाकर ठीक किया था। लेकिन तभी उसके पीछे से 2 विशालकाय एंट्स निकल आए। कायदे ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, तो तुम ही हो जिन्होंने इसे चोट पहुंचाई है, और उन्हें धागों से बांध दिया। घोड़े ने जोरदार प्रहार किया और उन्हें मार डाला, मगर अगले ही पल और भी जायंट एंट्स चारों ओर से उमड़ पड़ी। कायदे ने तुरंत वेब से एक प्रोटेक्टिव आर्मर बुन लिया, खुद को और घोड़े को बचाने के लिए। मेरे मास्टर आएंगे, डरो मत। लेकिन एंट्स उसके धागों पर चढ़ने लगी, उन्हें कुतरने लगी। थकान अब उसके पूरे शरीर पर हावी हो चुकी थी। उसके मन में डर ने जगह बना ली। क्या वो मुझे भूल गया है? क्या मुझे छोड़ दिया गया है? क्या यही मेरा अंत है? और तभी अचानक ताकुमी उसके सामने प्रकट हुआ और हल्के से उसके ऊपर हाथ रख दिया। मुझे देर हो गई, सॉरी। कायदे फूट फूट कर रो पड़ी। तुम आ गए, तुम सच में मुझे बचाने आ गए। ताकुमी ने समझाया, हमें तुम्हारी पावर अचानक गायब होती महसूस हुई, इसीलिए हम तुम्हारे निशानों का पीछा करते हुए सीधे यहाँ पहुँच गए। वो घोड़े की तरफ मुड़ी। प्लीज इसे बचा लो, ये मर रहा है। ताकुमी आगे बढ़ा इलाज करने के लिए, लेकिन उस राक्षस ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे पीछे ढकेल दिया। सोफिया को साफ खतरा महसूस हुआ, और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, हमें अभी निकलना होगा। बिना वक्त गवाए ताकुमी ने कायदे और घोड़े को अपने डिमेंशनल स्पेस में भेज दिया, लेकिन इतने शक्तिशाली प्राणी को वहां रखने से उसकी एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी। वो वहीं गिर पड़ा, बेहोश। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आया। उसी वक्त सोफिया ने उसका हाथ थामते हुए कायदे से कहा, घोड़ा उसकी शक्ति खींच रहा है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। वेब से एक सेफ्टी लेयर बना दो, उसे सिक्योर महसूस कराओ। जब ये जागेगा तो सब ठीक कर पाएगा। जब ताकुमी ने आखिरकार आंखें खोली तो उसने देखा सोफिया उसके बगल में सो रही थी, अब भी उसका हाथ पकड़े हुए। पूरी ताकत जुटाकर उसने हाथ छुड़ाया, डिमेंशनल स्पेस खोला और फिर से घोड़े के पास पहुंचा। शांत हो जाओ,
कायदे ने धीरे से कहा, ये मेरे गुरु हैं, जैसे इन्होंने पहले हमें हील किया था वैसे ही तुम्हें भी ठीक करेंगे। सबसे पहले ताकुमी ने टेमिंग मैजिक का इस्तेमाल किया, उस जानवर के साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही उसका दिल ऑलमोस्ट हार मानने लगा, उसी पल ताकुमी ने बिना देर किए उस पर हीलिंग मैजिक चला दिया। घाव धीरे धीरे भरने लगे, पुराने निशान मिट गए और वो घोड़ा एक बार फिर पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। हल्की सी मुस्कान के साथ ताकुमी बोला, आज से तुम्हारा नाम कैमेलिया होगा। और इसी तरह वो पावरफुल डायरेक्ट हॉर्स उनके ग्रुप का नया मेंबर बन गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नौकरों के एक समूह की तरफ, जहाँ रेवा नाम की एक यंग लड़की खुद को मेड के रूप में हायर करवाने की उम्मीद लेकर खड़ी थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या वो मैजिकल फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर सकती है, तो उसने ईमानदारी से माना कि वो अभी सीख रही है। ये सुनते ही सामने वाला निराश हो गया और बिना रुके वहां से चला गया। उसे किसी को ट्रेन करने में इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो पहले से स्किल्ड इंसान चाहिए था। रेवा ने चुपचाप सिर झुका लिया, दिल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कंपनी के मालिक ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उदास मत हो, उसने कहा, एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जिसे सच में तुम्हारी जरूरत होगी। आंखों में आंसू लिए रेवा अपने कमरे में लौट गई। वहीं हमें पता चलता है कि वो काम की तलाश में अपनी माँ और छोटे भाई को पीछे छोड़कर आई थी। जाते वक्त उसने अपने भाई से माँ का ध्यान रखने को कहा था और वादा किया था, मैं खूब पैसे भेजूंगी। दूसरी तरफ ताकुमी अपना मैजिकल बाथरूम और टैप्स पूरा कर चुका था। इस बार उसने सफर के लिए एक नया कैरेज बनाने का फैसला किया और डिगाम्बो नाम के ब्लैकस्मिथ को कैमेलिया के लिए नए हॉर्स शूज बनाने में मदद के लिए बुलाया। गिल्ड जाते वक्त ताकुमी ने एक एडवेंचरर को गिल्ड मास्टर से जंगल में दिखे एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर के बारे में बात करते सुना। एक रफ स्केच दिखाया गया, लेकिन कोई भी उस क्रीचर को पहचान नहीं पाया। जब सबने ताकुमी से पूछा कि वो क्यों आया है, तो उसने कैजुअली कहा, मैं अपने पेट हॉर्स का रजिस्ट्रेशन कराने आया हूँ। जैसे ही उसने कैमेलिया को बुलाया, वहाँ मौजूद सब लोग शॉक में आ गए। जिस मॉन्स्टर की बात हो रही थी वही उनकी आंखों के सामने खड़ा था। गिल्ड मास्टर के चेहरे पर शॉक और एंगर साफ दिख रहा था, जैसे वो अभी ताकुमी पर झपट पड़ेगा। उधर मार्केट में मरिया और सोफिया परेशान थी। हम ताकुमी को रोज अकेले काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते, मरिया बोली। ऐसे ही चलता रहा तो वो बेहोश हो जाएगा। जब वे डिगाम्बो की वर्कशॉप पहुंची तो ताकुमी सच में एग्जॉशन से टूट चुका था। ब्लैकस्मिथ ने बताया, वो पूरी रात जागकर कैरेज में अपना सारा सामान भरता रहा है। आखिरकार ताकुमी ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। बेहद खुश होकर उसने कायदे और कैमेलिया को टेस्ट रन के लिए तैयार होने को कहा। तभी अचानक मरिया और सोफिया हैरानी से कैरेज के अंदर से बाहर आईं। ये सिर्फ एक व्हीकल नहीं था, अंदर से वो एक फुली इक्विप्ड हाउस था, जो ताकुमी के स्पेशल एक्सपेंशन मैजिक की वजह से पॉसिबल हुआ था। कैमेलिया इनक्रेडिबल स्पीड से कैरेज खींच रहा था और दौड़ते दौड़ते उसकी मैजिकल पावर और बढ़ती जा रही थी। मरिया एक्साइटमेंट में ताली बजाने लगी। क्यों ना हम कैरेज के चारों तरफ मैजिकल लैंटर्न्स लगा दें, और भी अमेजिंग लगेगा। हमेशा की तरह मर्चेंट पापेक बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर चमकती आंखों के साथ सामने आ गया। मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, उसने कहा। प्राइस बताओ, मैं अभी पे कर दूंगा। सिटी गवर्नर भी इसे देखकर इंप्रेस हो गए। इसके बदले में तुम्हें 100 प्लैटिनम कॉइन्स दूंगा। ताकुमी ने मन ही मन क्विक कैलकुलेशन की। 100 प्लैटिनम कॉइन्स मतलब पूरे 1 अरब येन। रॉयल कैपिटल की तरफ उनकी जर्नी शुरू हुई। रास्ते में गवर्नर ने वार्निंग दी कि अब ताकुमी फेमस हो चुका है और इसी वजह से वो टारगेट बन गया है। खासकर सिडोनिया एम्पायर से हमें सावधान रहना होगा, वे उसे चैन से नहीं बैठने देंगे। हैरानी की बात यह थी कि रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। वजह साफ थी कि मरिया, कायदे और कैमेलिया पहले ही सबको साफ कर चुके थे। लायंस फैंग टीम के एडवेंचरर्स बड़बड़ाने लगे, हमारे लिए करने को कुछ बचा ही नहीं, इनके साथ सफर करना बेकार है। वहां पहुंचकर ताकुमी को पता चला कि 5 दिन बाद उसकी मुलाकात राजा से होगी। इस बीच उसने सोफिया और मरिया के साथ आराम किया, जिन्होंने प्यार भरी डांट लगाई। तुमने खुद पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल लिया है, अगर ऐसे ही करते रहे तो मर जाओगे, उन्होंने कहा। तुम्हें एल्केमी और मैजिकल क्राफ्टिंग में हेल्प करने के लिए किसी की जरूरत है। इसी वजह से ताकुमी सर्वेंट्स ऑफिस पहुंचा। मुझे एल्केमी में असिस्ट करने के लिए मैजिकल एप्टीट्यूड वाला कोई चाहिए। उधर सोफिया और मरिया गार्डन में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि कायदे कहीं गायब है। उसी वक्त सोफिया की नजर रेवा पर पड़ी, जो स्पाइडर के डर से जमीन पर दुबकी हुई थी। सोफिया ने जल्दी से उसके पास जाकर हाथ से गिरी मैजिकल बुक उसे लौटा दी। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो एल्केमी से रिलेटेड थी। बाद में ताकुमी की मुलाकात रेवा से हुई। उसने पूछा, क्या तुम्हें एल्केमी के बारे में कुछ पता है? रेवा की आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही वो फिर से रिजेक्ट होने के डर से कांप रही थी। सोफिया बीच में बोल पड़ी, इसके हाथ में जो किताब है वो एल्केमी की ही है। ताकुमी ने हैरानी से किताब देखी और उसमें से एक स्लिप निकाली जिस पर मैजिकल फॉर्मूला लिखा था। क्या तुम जानती हो ये क्या है? रेवा ने एक नजर डालते ही कहा, ये मिठाई बनाने का मैजिकल सर्कल है। लेकिन जब उसने फॉर्मूला सॉल्व करने की कोशिश की तो फेल हो गई और सिर झुका लिया। सॉरी, मैं इसे पूरा समझ नहीं पाई। मुस्कुराते हुए ताकुमी बोला, इतना काफी है कि तुमने इसे मैजिकल सर्कल पहचान लिया, यही प्रूफ है। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, आज से तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। डरी हुई लेकिन खुश रेवा उसके पीछे पीछे चल पड़ी और बाकी साथियों से मिली। हालांकि वो उनसे साफ तौर पर घबराई हुई थी। दूर सिडोनिया में राजा गुस्से से उबल रहा था। ताकुमी को सौंपने से इनकार करने की सजा हम बारकोला को देंगे, लेकिन उसकी बेटी ने बीच में रोक दिया। रुकिए पिताजी, पहले समन्ड हीरोज को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने दीजिए। अगले दिन ताकुमी एक और कैरेज बना रहा था, इस बार सीधे राजा के लिए।
रेवा हैरानी से सब कुछ देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने देखा कि ताकुमी जादुई टूल्स और रेयर मटेरियल्स के साथ कितनी सहजता से काम करता है। उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं भी बिल्कुल उसके जैसी बनूंगी। जब रथ पूरी तरह तैयार हो गया, ताकुमी शांत भाव से वही खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी बारकोला के गवर्नर हैरानी से आगे बढ़े। वाह, ये रथ तो कमाल का है। हाँ, ताकुमी ने हल्की सी प्राइड के साथ कहा, इसे मैंने राजा के लिए बनाया है। उसी वक्त एक गहरी लेकिन शांत आवाज गूंजी, तुम्हारी क्षमताएं मुझे जो बताया गया था उससे कहीं ज्यादा हैं। ताकुमी वहीं ठिठक गया। उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, खुद राजा था। उसे तब तक एहसास भी नहीं हुआ था जब तक पोपेक और नगर राज्यपाल ने सम्मान में सिर नहीं झुका दिया। ताकुमी के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। राजा यहाँ मुझसे मिलने, बिना महल बुलाए? राजा हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुझे ज्यादा फॉर्मल चीजें पसंद नहीं, मैं एल्केमिस्ट ताकुमी से सीधे मिलना चाहता था। फिर मुस्कुराते हुए शहर के सीवर्स मुंह साफ करने वाले जादुई उपकरणों के बदले उन्होंने उसे एक बड़ा इनाम सौंपा। ताकुमी के जाने के बाद राजा ने अपने सहायकों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, ताकुमी से जुड़ी हर जानकारी पूरी तरह सीक्रेट रहेगी, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी फेम बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से खतरा भी उसके करीब आ रहा था। इसी बीच ताकुमी ने आखिरकार पोपेक से किराए पर लिया हुआ घर पूरी कीमत देकर खरीद लिया। और अब कहानी मुड़ती है सिडोनिया किंगडम की तरफ, जहां शाही जासूस ताकुमी के प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस चुराने में कामयाब हो चुके थे। साफ था, इसके पीछे चर्च ऑफ लाइट था। वे आग बबूला थे। बिना एक सिक्का दिए किसी ने उनका पूरा बिजनेस छीन लिया था, और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लड़का बोल्टन में रहता है, बदले की प्लानिंग शुरू हो गई। उधर ताकुमी रेवा को गिल्ड लेकर गया ताकि उसे ऑफिशियली अपनी टीम में रजिस्टर करा सके। क्लर्क ने पूछा, क्या आपकी पार्टी का कोई नाम नहीं है? ताकुमी ने हल्का सा माथा से कोड़ा। आप लायंस फैंग की बात कर रहे हैं? उसने साफ कर दिया कि उसे लड़ाइयों में खास इंटरेस्ट नहीं है। उसका असली सपना एक एल्केमिस्ट बनना है। तभी गिल्ड मास्टर सामने आया। साफ दिख रहा था कि वो नाराज है। तुम्हें अपनी पार्टी का नाम रखना ही होगा, उसने सख्ती से कहा, खासतौर पर जब तुम्हारी टीम इस गिल्ड की सबसे पावरफुल टीम्स में गिनी जाती है। इसके बाद गिल्ड मास्टर ने खुद ताकुमी की ट्रेनिंग संभाली, बिना दया के उसे पटकना, गिराना, ब्रूटल ड्रिल्स करवाना, जब तक उसका शरीर मजबूत और उसका हौसला अडिग नहीं हो गया। और तभी फिर से वही सवाल, पार्टी का नाम चुनो। लेकिन एक एल्केमिस्ट जो ज़्यादातर समय बाथटब्स और पाइपलाइंस बनाने में बिताता था, उसने आधा मजाक आधी जिद में अपनी टीम का नाम टैप या टॉयलेट रखने की सोच ली। वो लहूलुहान हालत में लौटा, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। सोफिया ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वो तय कर चुकी थी, गिल्ड मास्टर ने ताकुमी पर हाथ उठाया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दृश्य फिर सिडोनिया लौटता है, जहां समन हीरोज अब इतने ताकतवर हो चुके थे कि अपने मेंटर्स से भी आगे निकल गए थे। लेकिन तीसरी हीरो अकाने बेचैनी से सब देख रही थी। लड़के पावर के नशे में एरोगेंट होते जा रहे थे। इस बदलाव से परेशान होकर उसने सिडोनिया के इतिहास को खंगालना शुरू किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ जानने के लिए। बोल्टन वापस आकर ताकुमी ने रेवा को एक मैजिकल रिंग दी, वैसी ही जैसी उसने सोफिया और मारिया को दी थी। नरमी से बोला, ये तुम्हें अपनी मैजिक कंट्रोल करने में मदद करेगी। उसने ट्रेंट वुड से उसके लिए एक मैजिकल स्टाफ भी बनाई। फिर वो दोबारा गिल्ड मास्टर के पास लौटा और भी कठोर ट्रेनिंग के लिए। तुम्हें अपना शरीर और मजबूत करना होगा, गिल्ड मास्टर गरजा। तुम्हारी कमजोरियां अभी भी बहुत हैं, और पार्टी का नाम भी। एक दिन फिर गिल्ड में क्लर्क उसके पास आया। एक नया एस्कॉर्ट मिशन है, इंटरेस्टेड? ताकुमी ने थकी सी सांस ली। 4 दिन की यात्रा होगी, क्या सिर्फ मैं ही फ्री हूँ? जब बताया गया कि लायंस फैंग पहले से बिजी है, तो ताकुमी एक साथी के साथ केल्बो सिटी के लिए निकल पड़ा, जो अपने फेमस चीज के लिए जाना जाता है। ये सुनते ही उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। चीज, वही स्वाद जो मेरी पुरानी दुनिया में था। रास्ते में उन्होंने देखा ड्वार्फ्स का एक ग्रुप वाइल्ड वुल्फ से लड़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़ती, कैमिलिया ने एक जोरदार वार किया और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। केल्बो पहुंचते ही ताकुमी ने आखिरकार उस चीज का स्वाद लिया जिसका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन दिल यही नहीं भरा, अब उसे राइस और फिश की क्रेविंग होने लगी। सोफिया ने बताया कि बोल्टन में राइस मिल जाते हैं, और ताकुमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मन ही मन उसने सोचा, ऐसे में मुझे अपने पुराने संसार में लौटने की कोई जरूरत नहीं है। सोफिया की तरफ देखकर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी अपने पुराने संसार की याद नहीं आती? सोफिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारे साथ रहकर मैं खुश हूं। मैं पिंजरे में बंद एक पक्षी थी, अब पिंजरा खुल चुका है और मुझे उड़ने का मौका मिला है। उसकी बातों से ताकुमी मुस्कुरा उठा। तो तय रहा, उसने कहा। हमारी टीम का नाम होगा विंग्स, और इसे मैं नॉर्न के नाम से जोड़ूंगा, उसी सॉर्सरेस के नाम से जिसने मुझे यहाँ बुलाया। अब से हम होंगे नॉन्स विंग्स। बोल्टन लौटे हुए 2 दिन ही हुए थे कि जैसे ही ताकुमी अपने घर में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई।
हवा में कुछ गलत था और तभी एक लकवा मार देने वाली गैस पूरे घर में फैल गई। दो मास्क्ड सिलुएट्स अचानक सामने आए और पलक झपकते ही उन्होंने सोफिया और मरिया को जकड़ लिया, उन्हें हॉस्टेज बना लिया। उन्हीं में से एक मास्क्ड आदमी तकुमी पर झपटा, सीधा लीथल स्ट्राइक करने के इरादे से। लेकिन वार पड़ने से ठीक पहले स्पाइडर कायदे ने बीच में कूदकर उसके हाथ पर जोरदार वार किया और हथियार छीन लिया। बिना एक पल गवाए तकुमी ने उस आदमी के पेट में ब्रूटल पंच मारा, जिससे वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा हमलावर उसे खत्म करने आगे बढ़ा, लेकिन तकुमी ने उसे पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। कोई हेजिटेशन नहीं, तकुमी ने तुरंत हीलिंग स्पेल चैंट किया और वहां मौजूद सबके घाव भर दिए। सोफिया का चेहरा अपराध बोध से भर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अलर्ट में ही थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सभी हैरान थे, जहर सूंघने के बाद भी तकुमी बेहोश क्यों नहीं हुआ? उसने शांति से जवाब दिया, मुझ में और कायदे दोनों में पॉइजन रेजिस्टेंस है। उसी पल गिल्ड मास्टर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ वहां पहुंचे। हमें इस इंसिडेंट की सूचना गवर्नर को देनी होगी। साफ है कि कुछ लोग तुम्हें चैन से नहीं रहने देना चाहते। तकुमी बोल्टन के गवर्नर से मिलने गया और वहीं सच्चाई सामने आई। मास्क्ड लोग सिडोनिया एम्पायर के अधीन चर्च ऑफ लाइट के एजेंट्स थे और सबसे डरावनी बात, उनका मकसद चोरी नहीं, सीधा असैसिनेशन था। कभी चर्च के मेज सुअर क्लीनिंग मोनोपोली से बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, लेकिन जब तकुमी के प्योरिफिकेशन टूल्स ने उनका धंधा खत्म कर दिया तो गुस्से में उन्होंने उसे मारने का फैसला कर लिया। तकुमी ने भारी मन से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे किसी और देश में भाग जाना चाहिए? गवर्नर ने उसे भरोसा दिलाया, बोल्टन में ही रहो, गिल्ड के साथ हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तकुमी के दिमाग में उथल पुथल मची थी। सोफिया, मरिया और रीवा तीनों की चिंता उसे खाए जा रही थी। मेरी वजह से उनकी जान खतरे में है, अगर वे मेरे साथ रही तो। गिल्ड पहुंचकर उसने अपनी पार्टी का नाम ऑफिशियली विंग्स ऑफ नॉन रखा। घर लौटकर उसने सबको इकट्ठा किया। हमें इस जगह को पूरी तरह सिक्योर करना होगा। उसी शाम उसने एक मैसिव मैजिकल सिक्योरिटी बैरियर बनाना शुरू किया, ऐसा स्पेल जो किसी भी इंट्रूडर को अंदर आने से रोक दे। अगली सुबह तक पूरी हवेली सील्ड होने वाली थी। सुबह तकुमी ने सोफिया और रीवा से मेटल प्लेट्स पर मैजिकल इंस्क्रिप्शंस उकेरने में मदद मांगी, ताकि उन्हें हवेली के चारों ओर लगाकर बैरियर एक्टिवेट किया जा सके। उधर कायदे और कमेलिया का सामना तकुमी द्वारा बनाए गए एक गोलम से हुआ, लेकिन वो इनकम्प्लीट था। तकुमी की कंट्रोल एबिलिटी अभी भी अनस्टेबल थी। इंस्क्रिप्शन पूरा होने के बाद तकुमी ने उन्हें जोड़कर एक पावरफुल स्पेल बनाया और स्टेट के चारों ओर एक्टिवेट कर दिया। फिर उसने गोलम को इंप्रूव करने की कोशिश की, उसे परमानेंट गार्डियन बनाने के लिए, लेकिन कंट्रोल की कमी से वो फिर फेल हो गया। तभी सोफिया पास बैठी और बोली, दूर जंगल में एक मैजिकल लैबिरिंथ है, वहां एक पावरफुल गोलम रहता है। अगर तुम उसे हरा सको, शायद उसे टेम भी कर पाओ। दृढ़ निश्चय के साथ तकुमी लड़कियों के साथ निकल पड़ा। लैबिरिंथ में पहुंचते ही एक कोलोसल गोलम सामने आया, जिसके सीने में चमकता हुआ कोर था। सोफिया ने गंभीर स्वर में कहा, अगर लड़ना है तो कोर तोड़ना होगा। तकुमी ने सिर हिलाया, मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं इसे टेम करना चाहता हूं। वो शांत लेकिन अड़िग कदमों से आगे बढ़ा। सोफिया उसकी रक्षा को दौड़ी, मगर उसने रोक दिया। रुको, ये मुझ पर हमला नहीं करना चाहता, मैं इसे फील कर सकता हूं। तकुमी और उस गोलम के बीच एक स्ट्रेंज बॉन्ड बनने लगा। तभी उसे समझ आया, इस क्रीचर के भीतर नॉन की मैजिक मौजूद थी। पूरे फोकस के साथ तकुमी ने टेमिंग स्पेल एक्टिवेट किया। राहत की बात, स्पेल सफल रहा, लेकिन नई प्रॉब्लम सामने आई। इतने बड़े गोलम को शहर कैसे ले जाएं? तभी गोलम खुद श्रिंक होने लगा, इतना छोटा कि उनके साथ चल सके। वर्कशॉप लौटकर तकुमी ने अपने नए साथी के लिए स्पेशल आर्मर बनाया और उसका नाम रखा टाइटन। आर्मर पहनते ही टाइटन की पावर कई गुना बढ़ गई और पहली बार वो बोल भी सका। इतना ही नहीं, तकुमी ने एक जाइंट एक्सो आर्मर भी डिजाइन किया, जिसमें टाइटन फिट होकर डबल साइज और स्ट्रेंथ पा सकता था। बाद में तकुमी ने सबको बुलाया, मैं तुम सबको हमारे कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करना चाहता हूं, मेरे साथ रहना डेंजरस है। कमरा शांत हो गया। फिर एक एक करके सबने मना कर दिया। किसी ने भी उसे छोड़ना नहीं चाहा। हर किसी ने अपना दिल उसे सौंप दिया था। पास ही टाइटन अपने नए आर्मर में गर्व से चमक रहा था, अपनी नई वॉइस और पावर से खुश। दूर नॉन चुपचाप तकुमी को देख रही थी। उसकी मेड घबराई हुई आवाज में बोली,
माय क्वीन, मुझे एक डार्क प्रेजेंस का एहसास हो रहा है। मुझे डर है कहीं कोई बड़ा युद्ध आने वाला है। बोल्टन के अधीन एक गरीब गांव में डिस्पेयर फैल चुका था। नोबल्स ने विलेजर्स पर भारी कर्ज लाद दिया और उन्हें छोड़कर भाग गए। कोई रास्ता न देख लोग गांव बेचकर जाने को मजबूर थे। आखिरकार उन्होंने फिर तकुमी से मदद मांगी। उसी वक्त तकुमी एडवेंचर्स गिल्ड में अपनी पार्टी को ऑफिशियली रजिस्टर करने के बाद अपनी पहली लैब्रिंथ चैलेंज की तैयारी कर रहा था। वो और लड़कियां एक विशाल मॉन्स्टर इन्फेस्टेड जंगल में दाखिल हुईं। उन्होंने बिना थके लड़ाई लड़ी और जो भी उनके रास्ते में आया सबको गिराते चले गए। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, फिर भी कायदे बिना रुके ऊपर चढ़ गई ताकि आगे का सीन साफ दिख सके और हर एनिमी तक टीम को गाइड कर सके। और ऑनेस्टली उसकी वजह से सब कुछ स्मूथ चलता गया। मिलकर उन्होंने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म किया और धीरे धीरे उस पाथ तक पहुंच गए जो सीधे लैबिरिंथ के मास्टर तक जाता था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, पूरा कॉरिडोर ट्रैप से भरा हुआ था। जैसे ही ताकुमी ने गलती से एक बटन दबाया, अचानक एक विशाल रॉक तेजी से उनकी ओर लुढ़कने लगी। भागो! सब एक साथ चिल्लाए और बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। आखिरी पल में वे एक सुरंग में कूद गए और लिटरली डेथ के बिल्कुल करीब जाकर बच निकले। और यहीं से माहौल और इंटेंस हो जाता है क्योंकि सामने था लैबिरिंथ का मास्टर, एक विशाल एस रैंक ड्रैगन। उसकी प्रेजेंस ही इतनी ओवरवेलमिंग थी कि दिल अपने आप भारी हो गया। प्लान सिंपल था, सब अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ गए ताकि उसका ध्यान बट सके। ताकुमी ने कायदे और टाइटन को आवाज दी, उसकी टेल पकड़ो, उसे ग्राउंड पर दबाए रखो। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन को रोके रखा और उसी पल ताकुमी और बाकी लोग अपने मैजिकल रिंग्स और वेपन्स के साथ कंबाइंड अटैक करने लगे। ड्रैगन गुस्से से दहाड़ उठा, पूरी भूल भुलैया गूंज गई, लेकिन वो अभी भी गिरने को तैयार नहीं था। एक ही ब्रूटल स्ट्राइक में उसने टाइटन को हिट किया और दूर फेंक दिया। सोफिया चिल्लाई, इसकी वीकनेस इसके विंग्स हैं। ताकुमी ने बिना सोचे कमेलिया को बुलाया और अपने हॉर्स को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। एक लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट के साथ कमेलिया ने ड्रैगन के पंख पर सीधा वार किया। मौका मिलते ही ताकुमी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी ड्रैगन का मुंह आग से चमक उठा। वो एक डेवास्टेटिंग फायरबॉल छोड़ने वाला था। उसी पल ताकुमी के दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी फ्लो की, उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज किया और सीधे ड्रैगन के मुंह में घुसा दिया। फायरबॉल ड्रैगन के गले के अंदर ही एक्सप्लोड हो गया। अंदर से ही वो मॉन्स्टर टूट गया और आखिरकार जमीन पर ढह गया। सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया और फिर उनके सामने एक चमकता हुआ ट्रेजर प्रकट हुआ। लूट के बीच ताकुमी को एक रेयर स्टोन मिला, ऐसी मटेरियल जो फ्यूचर में काउंटलेस एल्केमिकल मिरेकल्स को पावर दे सकती थी। वापस लौटने पर सिटी लॉर्ड गॉडविन ने ताकुमी को बुलाया। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या तुम अपनी अर्थ बेस्ड मैजिक से उस जमीन को तैयार कर सकते हो जहां रेफ्यूजीज को बसाया जाएगा? वो जगह बैरन है, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ताकुमी ने बिना हेजिटेशन हामी भर दी। कुछ ही समय बाद जब रेफ्यूजीज वहां पहुंचे तो वे शॉक में रह गए। उस जमीन के चारों ओर पहले से ऊंची ऊंची वॉल्स खड़ी थीं, ताकुमी के मैजिक से बनी हुई एक फोर्ट्रेस जो उनके नए घर को बाहर घूम रहे खतरों से बचाने के लिए तैयार था। ताकुमी ने उनसे मिलकर कामली समझाया, ये दीवारें मैंने तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने के लिए बनाई हैं। अब ये जगह पूरी तरह रेडी है, तुम्हें जो भी चाहिए सब मौजूद है। गार्ड्स के लिए तक एक शानदार रेसिडेंस बना दिया गया था। नई सेटलमेंट इतनी परफेक्टली प्लान्ड थी कि बोल्टन के लोग भी सीक्रेटली जेलस हो गए। कुछ ने तो मजाक मजाक में ये तक कह दिया कि काश उनके अपने घर ही नष्ट हो जाएं ताकि वे भी ताकुमी के बनाए शहर में रह सकें। इसी दौरान सोफिया की मुलाकात गांव की एक यंग वुमन से हुई जो अपने पति को खोने के बाद अकेली आई थी। सोफिया ने सॉफ्टली कहा, अकेले फार्मिंग करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम्हारे पास कोई और स्किल है तो हम तुम्हें दूसरा काम दिला सकते हैं। मैं अपने मास्टर से बात करती हूँ। महिला ने जवाब दिया कि उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि ताकुमी ही है, वही इंसान जिसने पूरा शहर बनाया। इसलिए सोफिया उसे ताकुमी के पास ले गई। उसका नाम मनी था। ताकुमी ने कहा, मुझे यहाँ किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस जगह को मैनेज कर सके। लेकिन अपने लॉस के बाद मनी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने ऑफर ठुकरा दिया और अकेले ही जंगल में भटकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में खबर आ गई, मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं और शहर पर अटैक होने वाला है। गेट्स तुरंत बंद कर दिए गए, सब बैटल रेडी हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मनी जब लौटी तो गेट्स पहले से बंद थे, वो बाहर ही फंस गई थी। ताकुमी को जल्द ही विलेजर से पता चला कि मनी मिसिंग है। जंगल में 2 वुल्फ्स धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। लास्ट मोमेंट पर ताकुमी दौड़ता हुआ पहुंचा, उसे पकड़कर खींचा और सेफ जगह पर ले आया। अपनी कुल्हाड़ी के एक ही स्ट्राइक में उसने उन दरिंदों को ढेर कर दिया। सच में तुम कितनी मूर्ख हो, उसने गुस्से में डांटा। क्या मैंने तुम्हें यहीं रुकने को नहीं कहा था? मनी बस उसे बड़ी बड़ी चमकती आंखों से देखती रह गई। उसके दिल में एक ही ख्याल था, यही वो सच्चा हीरो है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। आंसुओं के साथ उसने माफी मांगी, अपनी गलती और शहर की सुरक्षा छोड़कर भाग जाने की। इसी दौरान सुडोनिया किंगडम के रॉयल कोर्ट में अचानक टेंशन फैल जाती है। बारकोला बॉर्डर्स के पास एक नए फोर्टिफाइड सिटी के बनने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी, जो सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ऑलमोस्ट परफेक्ट था। जैसे ही राजा को पता चलता है कि इसे बोल्टन से जुड़े किसी व्यक्ति ने बनवाया है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है
और उसका शक सीधे एल्केमिस्ट तकुमी पर जाकर टिक जाता है। माहौल गर्म होता देख प्रिंसेस बीच में आकर उन्हें काम करने की कोशिश करती है। डोंट वरी फादर, सब कुछ कंट्रोल में है, समनिंग रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और तभी अचानक रिचुअल की मैजिकल एनर्जी एक मैसिव वेव की तरह पूरे देश में फैल जाती है, इतनी पावरफुल कि तकुमी और उसके सारे कंपेनियंस भी इसे इंस्टेंटली फील कर लेते हैं। तकुमी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे नॉन के वर्ड्स याद आ जाते हैं, आई मेस्ड विद टाइम और तुम्हें सबसे 1 साल पहले समन कर लिया। यही उसे रियलाइज होता है कि इस दुनिया में आए हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। सिडोनिया में एलिजाबेथ न्यूली समन्ड हीरोज का स्वागत कर रही होती है। उसी वक्त दूर से नॉन उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में साफ बेचैनी झलक रही थी। उसकी मेड हैरानी से बोल उठती है, इतने कम समय में दे रीच्ड रैंक ए। नॉन के होंठ हल्के से सिकुड़ जाते हैं। उसे अंदर ही अंदर सब समझ आ रहा था। ये हीरोज किसी नॉर्मल मिशन के लिए नहीं बल्कि किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट की तैयारी कर रहे थे। सारे हीरोज एलिजाबेथ के सामने इकट्ठा होते हैं और एलिजाबेथ उन्हें गर्व भरी मुस्कान के साथ देखती है। अब तुम रेडी हो, अब वक्त आ गया है दुनिया को अपनी पावर दिखाने का। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। डोंट वरी एलिजाबेथ, हम सिडोनिया का फ्लैग सबसे ऊपर ले जाएंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि रियल हीरोज कौन होते हैं। जब वे आंकने से पूछते हैं कि क्या वो साथ चलेगी तो वो मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है, अपने डाउट्स को छुपाते हुए। अगर मैंने मना किया तो ये मुझ पर शक करेंगे, वो मन ही मन सोचती है। दूसरी तरफ बोल्टन बॉर्डर्स के पास तकुमी द्वारा बसाई गई सेटलमेंट में लाइफ पूरी तरह फ्लरिश कर रही थी। विलेजर्स ब्लैकस्मिथ, क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स बनकर काम कर रहे थे। सिटी में हर तरफ मूवमेंट और एनर्जी थी और उन्हें प्रॉस्पर करते देख तकुमी का दिल क्वाइटली प्राउड हो उठता है। फॉरेस्ट में सोफिया फुल फोकस के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को गिराते हुए। तभी स्पाइडर कायदे को कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। वो तुरंत भागकर तकुमी के पास आती है। ट्रेनिंग के दौरान एक वियर्ड मॉन्स्टर दिखाई दिया, वो बताती है। वो लिजर्ड जैसा था और ऐसा क्रीचर इस फॉरेस्ट में होना ही नहीं चाहिए। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा, वो जोड़ती है। सब मिलकर सोचने लगते हैं कि नॉन नेटिव मॉन्स्टर्स अचानक क्यों दिखने लगे। एक ही क्लू सामने आता है, 3 महीने पहले महसूस की गई वही मिस्टीरियस मैना सर्च। तकुमी अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। नॉन सही थी, इसका कनेक्शन हीरोज के समनिंग से है। उसके मन में चिंता बैठ जाती है, आखिर समन्ड हीरोज क्या प्लान कर रहे हैं। उसी शाम एक रॉयल गार्ड आता है और तकुमी को नए मिशन के लिए बुलाता है। रूमर्स हैं कि सिडोनिया में हीरोज का एक ग्रुप दिखाई दिया है, गार्ड बताता है। तकुमी गंभीरता से सिर हिलाता है। लगभग 3 महीने पहले। गार्ड चौंक जाता है। आपको कैसे पता? सोफिया आगे बढ़कर बोलती है, उस रात हम सब ने मैना का जो फ्लो फील किया था उसी की वजह से। उस रात तकुमी देर तक जागता रहता है, छत को घूरते हुए। प्लीज, ये हीरोज गुड के लिए आए हों, ईविल के लिए नहीं। सिडोनिया की रॉयल कोर्ट में राजा हीरोज को सख्त शब्दों में संबोधित करता है। मैं सिडोनिया की प्राइड तुम्हें सौंप रहा हूं। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम सबसे पावरफुल किंगडम है। अकीरा और यामातो कॉन्फिडेंस से मुस्कुरा देते हैं। जैसे ही वे जाने लगते हैं, उनकी नजर पड़ती है कि आकने अपनी मेड के साथ पीछे आ रही है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकने फर्मली कह देती है, ये मेरी पर्सनल अटेंडेंट है, मैं जहां जाऊंगी ये बाद में वहां पहुंच जाएगी। इधर तकुमी गिल्ड पहुंचता है, जहां हांस पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। ये वही हीरोज हैं जो सिडोनिया में अपीयर हुए हैं। फिर तकुमी को उसका टास्क सौंपा जाता है। ये एक डिलीवरी मिशन है। पोपेक ने स्पेशली विंग्स ऑफ नॉन को ही रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद हम तकुमी को घर पर नए मिशन की प्रिपरेशन करते देखते हैं। मनी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो साथ चल सकती है। तकुमी उसकी सेफ्टी को लेकर हेजिटेंट रहता है। मनी बार बार इंसिस्ट करती है, मेरे पास अर्थ मैजिक है, मैं यूजफुल रहूंगी, प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ना। तकुमी, जिसका दिल बहुत सॉफ्ट है, आखिरकार कह देता है, पहले तुम और रेवा दोनों को गिल्ड में रजिस्टर कराना होगा, उसके बाद ही मैं फ्यूचर मिशंस के लिए सोचूंगा। दूसरी ओर सिडोनिया के हीरोज को ले जा रही कैरेज का हाल बहुत बुरा था। ना कुशनिंग, ना सस्पेंशन, हर झटका सीधे शरीर पर लग रहा था। हीरोज इरिटेट होकर कंप्लेन करने लगते हैं कि बारकोला किंगडम में नॉइज अब्जॉर्बिंग कैरेजेस होती हैं और उन्हें वही लेनी चाहिए थी। बात करते करते उनका टॉपिक बारकोला में मौजूद एल्फ स्लेव्स पर चला जाता है। साफ दिखता है कि अकीरा और यामातो को एल्फ्स लेकर एक ट्विस्टेड इंटरेस्ट था। वे डिसाइड कर लेते हैं कि एल्फ स्लेव्स पकड़कर उन्हें पर्सनल सर्वेंट्स बनाएंगे। चुपचाप सुन रही आंखें बेचैन हो जाती है। इन दोनों के हाथों जो दुनिया पर तबाही आएगी, उसे कौन रोकेगा?
इसी बीच तकुमी मनी और रेवा का रजिस्ट्रेशन कराने गिल्ड पहुंचता है। अचानक अंदर से तेज आवाजें और चीख पुकार सुनाई देती हैं। तकुमी तुरंत समझ जाता है अकीरा और यामातो आ चुके हैं और उनके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं। जब एक गिल्ड मेंबर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, आकिरा उसके पेट में जोरदार पंच मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। दोनों घमंड से बोलते हैं, यहाँ कोई भी हमारे लेवल का नहीं है, अगर ट्रबल नहीं चाहते तो हमारे ऑर्डर्स फॉलो करो। उनकी नज़र मनी और सोफिया पर पड़ती है और हीरोज इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वे तकुमी से दोनों लड़कियों को सौंपने की मांग करते हैं। तकुमी साफ इनकार कर देता है, ये सेल के लिए नहीं है, तुरंत गिल्ड छोड़ दो, मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आकिरा और यामातो चिल्लाते हैं और मनी और सोफिया को अपने साथ चलने का हुक्म देते हैं। दोनों गुस्से से उन्हें घूरती हैं और सीधा मना कर देती हैं। तकुमी आखिरी वार्निंग देता है। गुस्से में आकिरा तलवार लेकर हमला करता है, लेकिन तकुमी आसानी से डॉज करता है और मैजिक यूज करके तलवार को पल भर में चूर चूर कर देता है। यामातो पंच मारने आता है, लेकिन तकुमी उसकी बाह पकड़कर एक टेक्निक लगाता है और यामातो जमीन पर जा गिरता है। पास खड़ी आंखें तकुमी की ओवरवेलमिंग पावर देखकर शॉक में आ जाती है। आकिरा भी समझ नहीं पाता कि उसकी सो कॉल्ड होली सॉर्ड टूट कैसे गई। दोनों हीरोज गुस्से से कांपते हुए फिर खड़े हो जाते हैं। हम सुडोनिया के समंड हीरोज हैं, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। गुस्से में बाहर निकलते ही आके ने जल्दी से तकुमी के पास जाती है और माफी मांगती है। वो अपना परिचय देती है, लेकिन उसी पल उसे तकुमी में कुछ असामान्य महसूस होता है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस वर्ल्ड का कोई आम इंसान है। तकुमी ने तुरंत माहौल संभालते हुए उसे शांत किया और हल्की आवाज में बोला, हम बाद में बात करेंगे, और फिर उसे अपने घर का लोकेशन बता दिया। उसी रात अकाने और उसकी मेड अपने गार्ड से बचते हुए क्वाइटली उस जगह की ओर निकल पड़ी जो तकुमी ने बताई थी। रास्ते में सोफिया ने पहरेदारों को रोककर बिना शोर मचाए खत्म कर दिया और अकाने और उसकी मेड को सेफली तकुमी तक ले आईं। जब अकाने तकुमी के पास बैठी तो उसने गंभीर लहजे में कहा, मेरी रेवलेशन एबिलिटी मुझे साफ बता रही है, तुम इस दुनिया के नहीं हो। तकुमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कामली जवाब दिया, हाँ मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, मुझे यहाँ समन किया गया था। आसपास खड़ी लड़कियां ये सुनकर शॉक में आ गईं। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि तकुमी भी सुडोनिया के हीरोज की तरह ही एक समन्ड बीइंग था। तकुमी ने आगे कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि ये बात किसी और तक नहीं जाएगी। तभी सबको सच्चाई पता चली कि मिथिकल रूलर नॉर्न ही तकुमी को इस दुनिया में लाई थी। लोग उसे लेजेंडरी रूलर कहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। तकुमी ने बताया कि उसकी सारी पावर्स सीधे अकाने से जुड़ी हुई थी। उसने आगे समझाया कि नॉन ने उसे यहाँ सुडोनिया एम्पायर द्वारा लाई जाने वाली डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए भेजा था। ये सुनते ही अकाने ने चिंता भरी आवाज में कहा, अकीरा और यामातो पड़ोसी शहरों के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तकुमी ने हल्का सा सिर हिलाया। इतनी पावर तो उनमें नहीं है कि वो अकेले युद्ध लड़ सकें, लेकिन अकाने ने तुरंत बात काटते हुए कहा, जब वे पहली बार आए थे तब वे जेन्युइनली काइंड थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया था जिसने उनकी पर्सनैलिटी को बदल दिया। मैं हमेशा अपने भोजन पर प्यूरिफिकेशन मैजिक और होली लाइट का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इतना कहकर अकाने धीरे से तकुमी के करीब आई और बोली, तकुमी प्लीज मेरी और मेरी मेड की प्रोटेक्शन करो, बदले में मैं कुछ भी करूंगी, बस हमें सेफ रखना। तकुमी का दिल इतना सॉफ्ट था कि वो मना नहीं कर पाया, लेकिन कुछ देर बाद अकाने ने अपनी मेड लूलू को वहां से जाने को कहा, क्योंकि वो उसे डेंजर में नहीं डालना चाहती थी। तकुमी ने अपने मैजिक से लूलू को उसकी स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दिया, लेकिन लूलू अकाने से लिपट गई और इमोशनल होकर बोली, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बाद में जब अकाने तकुमी और बाकी सबके साथ डिनर कर रही थी तो वो खाने को देखकर हैरान रह गई। ये तो बिल्कुल वही जापानीज फूड है जो हमारी ओरिजिनल वर्ल्ड में मिलता है। इसके बाद हम वापस उस टाउन में लौटे जिसे तकुमी ने बसाया था, जहां एक गार्ड ने देखा कि बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स इकट्ठा होकर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उसी पल तकुमी ने सभी लड़कियों को बुलाया और कहा, अब तुम्हें मुझसे बांधने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। लड़कियां अपसेट हो गई, उन्हें लगा कि वो उन्हें फिर से छोड़ने वाला है, लेकिन तकुमी ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस वो कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सर्वेंट्स की तरह नहीं, फ्रेंड्स की तरह अपने साथ रखना चाहता हूँ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स गायब हुए, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। तभी अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया। तकुमी को गिल्ड में तुरंत बुलाया गया और उसे बिना देर किए निकलना पड़ा। गिल्ड पहुंचकर तकुमी की मुलाकात गिल्ड मास्टर से हुई और पता चला कि उसके बनाए नए शहर पर मॉन्स्टर्स ने पहले ही हमला कर दिया था। दुर्भाग्य से रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ 3 पार्टीज अवेलेबल थी।
तकुमी का विंग्स ऑफ नॉन, लायंस फैंग और तीसरी ऑल फीमेल पार्टी क्रिम्सन रोज, जो लायंस फैंग से काफी फेमिलियर लग रही थी। तकुमी ने फौरन अपने साथियों को इकट्ठा किया और अकाने और उसकी मेड को जायंट गोलम टाइटन की प्रोटेक्शन में छोड़ दिया। निकलने से पहले उसने उन रेयर मैजिक स्टोन से स्पेशल स्वॉर्ड्स बनाई जो उन्हें पिछली डंजन में मिली थी। एक स्वॉर्ड उसने सोफिया को दी, एक खुद रखी और पार्टी तुरंत टाउन की ओर रवाना हो गई। रास्ते में तकुमी सबको रीअश्योर करता रहा, दीवारें इतनी ऊंची हैं कि मॉन्स्टर्स चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का झुंड अचानक ऊपर से टूट पड़ा। गाड़ी से कूदते ही सभी लोग फुल फोर्स के साथ भिड़ गए और बिना रुके मॉन्स्टर्स को खत्म करते चले गए। जब गार्ड्स ने तकुमी और इसकी पार्टी को देखा तो उन्होंने तुरंत गेट्स खोल दिए। पूरी रात वेव के बाद वेव आती रही और वे लगातार लड़ते रहे जब तक कि सुबह नहीं हो गई। टाउन के लोग खुशी से भर गए। तकुमी ने बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर उनकी रक्षा की थी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और इंजर्ड लोगों का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक तेज चीखें सुनाई दी। मॉन्स्टर्स पीछे हट चुके थे। हर कोई कंफ्यूज था। उनकी मूवमेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज थी, जैसे कोई उन्हें कमांड दे रहा हो। एक गार्ड ने बताया कि ये पैटर्न कुछ समय से चल रहा था। मॉन्स्टर्स अटैक करते, फिर अचानक रिट्रीट कर जाते और अगले दिन फिर लौट आते। तकुमी की भौएं गंभीरता से सिकुड़ गई। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, जंगल में कहीं एक लीडर छिपा हुआ था जो सबको कंट्रोल कर रहा था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात थी टाइमिंग। ये अटैक्स लगभग 3 महीने पहले शुरू हुए थे, ठीक उसी समय जब वो मिस्टीरियस माना वेव पूरे देश में फैली थी, जो सोडोनिया में हीरोज के समनिंग का संकेत था। क्रिम्सन रोज की लीडर ने तकुमी की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होगी। ये कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं है। इसी बीच सोडोनिया किंगडम में राजा को खबर मिली कि मॉन्स्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और बारकोला के आसपास के विलेजेस पर हमला कर रहे हैं। पैनिक होने के बजाय राजा के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। उसकी बेटी एम्बिशन से चमकती आंखों से आगे बढ़ी। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जब बरकोला राक्षसों से जूझ रही हो, उसी समय आसपास के गांवों पर स्ट्राइक करके सब कुछ जला देना चाहिए। उसकी आवाज में ठंडापन था। राजा ने उसकी इस रूथलेस सोच को समझते हुए चुपचाप सिर हिला दिया और यहीं से उसने एक बेहद डरावनी स्ट्रैटेजी तैयार की। बुलाए गए नायकों को बरकोला के पास भेज दिया गया और देखते ही देखते पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ शहर लौटकर तकुमी ने अपनी खुद की बनाई हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया और हर एक ग्रामीण का इलाज किया। कोई भी घायल, बीमार या थका हुआ इंसान पीछे नहीं छोड़ा। इस बार उसने तय किया कि अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि सोर्स तक पहुंचना होगा। वो खुद जंगल में जाकर उस नेता को ढूंढेगा जो राक्षसों को कंट्रोल कर रहा है। और इसी फैसले के साथ वे निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही उनका सामना उन खूंखार जानवरों से हो गया जो पहले से एम्बुश के लिए तैयार थे। एक बार फिर नायकों और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की टकराहट, मैजिक की लपटें और गूंजती हुई दहाड़ें, पूरा जंगल युद्ध भूमि बन चुका था। सोफिया बिना सोचे समझे आगे बढ़ी और अकेले ही सबको खत्म करने की कोशिश करने लगी। लेकिन ठीक पहले की तरह राक्षस अचानक पीछे हटने लगे और जंगल की गहराइयों में गायब होने लगे। तभी पूरे इलाके में एक अजीब और खौफनाक रोर गूंज उठा। सबकी आंखें डर से फैल गईं जब एक विशाल छिपकली जैसा मॉन्स्टर सामने आया और पीछे हट रहे राक्षस को पूरा निगल गया। अब कोई शक नहीं बचा था, यही उनका लीडर था। वो दैत्य आगे बढ़ता गया और हर जीव को निगलते ही उसका शरीर और भी विशाल होता चला गया। उसने जब सोफिया पर हमला किया और जहरीला पॉइजन उगला तो वो मुश्किल से बच पाई, लेकिन उसकी भारी पूंछ के एक ही झटके ने उसे हवा में उछाल दिया। राक्षस उसके ऊपर मंडराने लगा जैसे अगले ही पल उसे कुचल देगा। आखिरी सेकंड में तकुमी दौड़कर आया, उसे उठाया और पूरी रफ्तार से पीछे हटाया। काश टाइटन यहाँ होता तो ये फाइट आसान हो जाती। उसने दांत भींचकर बुदबुदाया, लेकिन सोफिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और पूरी ताकत के साथ दोबारा युद्ध में कूद पड़ी। फिर भी उसके हमलों से उस दैत्य पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उस मॉन्स्टर ने जहरीले हमलों की बारिश कर दी। सोफिया का शरीर लड़खड़ा गया और अंततः जहर से जूझती हुई वो जमीन पर गिर पड़ी। छिपकली उसे खत्म करने के लिए झपटी, लेकिन उसी पल बाकी लड़कियां बीच में आ गई और सबने मिलकर उसे नीचे गिरा दिया। तकुमी की आंखों में गुस्से की आग साफ दिख रही थी। उसने अपनी मैजिकल रिंग से शक्ति खींची और अपनी ताकत सोफिया की शक्ति में मर्ज कर दी। फिर उसने एक विनाशकारी हमला किया। उसने सोफिया को दी गई मैजिकल स्वॉर्ड छीनी, राक्षस के पंखों को चीर डाला और दूसरी तलवार से उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट डाला। बिना एक पल गवाए वो सोफिया के पास पहुंचा और अपनी बची खुची शक्ति से उसे हील करने लगा। तनाव इतना ज्यादा था कि उसकी नजर धुंधली पड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन सोफिया ने उसे थाम लिया, गले लगाया और उसे सुरक्षित घर ले आई। जब तकुमी को होश आया और उसके ठीक होने की राहत पूरे कमरे में फैल गई, तभी सीन बदल जाता है।
अकीरा और यामातो बरकोला के पास एक गांव पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां मौजूद हर इंसान का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया था। जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने जंगल के राक्षसों पर अपनी जीत का ट्विस्टेड सेलिब्रेशन किया। वहीं दूसरी ओर शांत रात के शांत आसमान के नीचे तकुमी ने अपने दिल की बात कह दी। उसने सोफिया से अपने प्यार का इजहार किया। सोफिया के गाल हल्के से लाल हो गए और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। अगले दिन वे बरकोला के स्वामी से मिले। तकुमी ने अकाने से अनुरोध किया कि वो उसकी सुरक्षा के लिए उनके साथ ही रहे। स्वामी ने बिना किसी हेजिटेशन के मंजूरी दे दी, लेकिन तभी उनका चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि अगली खबर बेहद भयानक थी। अकीरा और यामातो ने बरकोला के पास एक पूरे गांव का नरसंहार कर दिया था। ये सुनकर अकाने ने दुख में सिर झुका लिया। काश मैं वहां होती, शायद मैं उन्हें रोक पाती। कुछ समय बाद नॉर्न ने एक बार फिर तकुमी को बुलाया। तकुमी ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं आपने मुझे इस दुनिया में क्यों बुलाया, ताकि मैं उन क्राइम्स और डिजास्टर्स का सामना कर सकूं जो बुलाए गए नायक फैलाने वाले हैं। और मैं कसम खाता हूं मैं इस दुनिया की लोगों की रक्षा करूंगा, क्योंकि अब मुझे उनसे सच में प्यार हो गया है। और हाँ, वो मिठाई का थैला लाना नहीं भूला जिसका उसने पिछली बार वादा किया था। नॉर्न के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो मुझे दिखाओ हीरो, अपना रिजॉल्व दिखाओ और ये साबित करो कि तुम आने वाले अंधकार पर कैसे विजय पाओगे। और इसी के साथ तकुमी की कहानी का सीजन 1 समाप्त होता है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि सीजन 2 वाकई कुछ खास होने वाला है। अगर आप आगे की कहानी के लिए एक्साइटेड हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सीजन 2 आते ही आपको हर अपडेट मिल सके। तब तक के लिए बाय।